मैंने पूरा दिन 200 पाउंड सूखा घास छटकर बिताया। मेरा लक्ष्य सीधा था, पूरे बादे में सबसे ताकतवर सांड बनना। मेरे आसपास के बाकी बछड़ों को लगा कि मैंने पूरी तरह अपना दिमाग खो दिया है। यहाँ हर कोई जानता है कि जितना बड़ा तुम बनते हो, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही खराब हो जाती है। मजबूत लोगों को खेतों में जान तोड़ मेहनत के लिए भेज दिया जाता है। उनके लिए ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर है। लेकिन एक बात थी जो वे नहीं जानते थे। मैंने एक डिवोर इवोल्यूशन सिस्टम को जागृत कर लिया था। जब तक मैं खाता रहूंगा, मैं और ताकतवर होता जाऊंगा। घास खाना धीमी प्रगति देता था, लेकिन कम से कम यह सुरक्षित था। सोचा था बस चलता रहूंगा जब तक 3000 पाउंड का होकर विकसित न हो जाऊं। उम्मीद नहीं थी कि दो इंसान सब बर्बाद कर देंगे। पापा, ब्लैकी को मत मारो, वो अच्छा है, लड़की ने विनती की। जुआंग हान उसकी बातों से जरा भी नहीं हिला। डुओ, बताओ, क्या बीफ स्टू स्वादिष्ट नहीं होता? उसने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ है, लेकिन वह हकलाने लगी। उसके कुछ कहने से पहले ही आदमी ने उसका सिर सहलाया और उसे बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। मीट मार्केट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है, तो नए साल पर मैं उसे बेच दूंगा। मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। अचानक मेरे मुंह में रखा घास अब उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। शुक्र है, नए साल में अभी काफी समय बाकी था। अगर मैं उससे पहले विकसित हो सका तो मैं इस फार्म से भागने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। अगले 2 महीनों तक मैं खाने की होड़ में लग गया, चाहे सूखा चारा हो या मोटे सोयाबीन की बची हुई चीजें। मैंने सब कुछ अपने मुंह में ठूंस लिया, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। प्रजाति घरेलू गाय, वजन 800 पाउंड, संविधान 15, ताकत 20। कम ऊर्जा वाला खाना खाने से मेरे आंकड़ों में मामूली बदलाव हुआ। बाड़े के अन्य मवेशियों के मुकाबले मैं पहले ही विशालकाय था, पर इंसानों के खिलाफ तैयार नहीं था। जुआंग हान कुछ लोगों संग लौटा और मेरा आकार देख दंग रह गया। मदद करो लड़कों, इस बैल को लादते ही खाना मेरी तरफ से होगा। मैंने बहुत संघर्ष किया, पर वे मुझे सींगों से घसीट ले गए। लोहे के पिंजरे वाला ट्रक देख मेरा दिल बैठ गया। साधारण ट्रक होता तो मैं इसे पलटकर भाग सकता था, पर इस लोहे के पिंजरे ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। अंदर धकेलते वक्त मैंने गौर किया कि उन्होंने ताला नहीं लगाया था, बस दरवाजे को स्लाइडिंग बोल्ट से बंद किया था। निस्संदेह ये मेरी आखिरी उम्मीद थी जिंदा बचने की। ट्रक की गड़गड़ाहट शुरू हुई और उसका चेसिस जोर जोर से हिलने लगा। मैंने अपनी नजरें उस स्लाइडिंग बोल्ट पर ही टिकाए रखी। अगर मैं बस उसे टक्कर मारकर खोल दूं तो मैं बच सकता हूं। लेकिन जुआंग हान ड्राइवर की सीट पर था और शीशे में से बार बार पीछे देख रहा था। मैं अभी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ट्रक एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे झटके बढ़ते गए, मैंने अपने सींगों से बोल्ट को धीरे धीरे बाहर की ओर धकेलना शुरू किया। जैसे ही बोल्ट निकलने ही वाला था, जुआंग हान ने अचानक ब्रेक लगा दिए। देखकर चलो बेवकूफ, वह चिल्लाया। जंजीरों के पार एक वैन खड़ी ही थी और 3 आदमी उतरे। उनके नेता के मुंह में सिगरेट और चेहरे पर निशान था। ली साहब, काफी समय बाद मिले, निशान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। जुआंग हान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम क्या चाहते हो? वह हकलाया। तुमने यहाँ एक शानदार सांड पाला है, मैं बस इसे करीब से देखना चाहता हूँ। वह आदमी ट्रक के पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं तुरंत पिंजरे की फर्श पर गिर गया, जैसे कोई मूर्ख जानवर हो। जैसे ही वह पास आया, मैंने सांस रोक ली। यह सांड वाकई बहुत ताकतवर है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और सीधा मेरी ओर घूरने लगा। कम से कम 800 पाउंड तो होगा। स्कारफेस ने पिंजरा थपथपाया। उसकी आंखों में लालच था। जुआंग हान ड्राइवर सीट से उतरा। मैंने यह सांड मीट मार्केट को बेच दिया है, कोई और उम्मीद मत रखना। इसे मीट के लिए बेचना कितनी बर्बादी है। स्कारफेस ने अपनी सिगरेट मसल दी और जुआंग हान के कान में फुसफुसाया। जुआंग हान का चेहरा उतर गया, लेकिन आखिरकार उसने दांत भींचकर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। मेरा दिल बैठ गया जब ये दोनों इंसान मेरी जिंदगी की सौदेबाजी मेरे सामने ही करने लगे। रुको बॉस ली, ये पिंजरा बंद क्यों नहीं है? जुआंग हान सन्न रह गया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने अपनी पूरी ताकत से कुंडी पर धक्का मारा। एक तेज चटकने की आवाज आई, कुंडी टूट गई, पिंजरे का दरवाजा झूल गया और मैं ट्रक से कूद पड़ा। साला बैल भाग रहा है। स्कारफेस की दहाड़ मेरे पीछे गूंज उठी। मैं पीछे मुड़े बिना सड़क किनारे घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मैं परछाइयों में भागता गया, जबकि उनकी गालियां मेरे पीछे पीछे आती रहीं। पकड़ो उसे, वो जानवर 30,000 का है। उनकी आवाजें करीब आती जा रही थीं, लेकिन मेरे चारों पैर उनसे भी तेज चल रहे थे। गर्मियों की डालियां मेरी त्वचा पर ऐसे रगड़ खा रही थीं जैसे गर्म लोहा, लेकिन भागते भागते मेरी ताकत जवाब देने लगी। 2 महीने तक सिर्फ घास खाने से मुझे जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाई थी। जैसे ही मैं गिरने ही वाला था, सामने से एक गंध मेरे नथुनों से टकराई। वह ताजा खून की गाढ़ी धातु जैसी बदबू थी। मैं झाड़ियों के बीच से उस गंध का पीछा करता गया और एक खोज की। एक मरा हुआ जंगली सुअर झाड़ियों में पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मरा हो। मैं हांफते हुए सुअर के शव को घूरता रहा। मेरा दिमाग तेज चलने लगा। सिस्टम के अनुसार खाने से मैं मजबूत बनूंगा, पर बैल तो सिर्फ घास खाते हैं। कदमों की आहट करीब थी। अब हिचकिचाने का समय नहीं था। मैंने अपना सिर झुकाया और अपने दांत सुअर के मांस में गड़ा दी।
मैंने एक बड़ा टुकड़ा नोचकर जबरदस्ती अपने मुंह में ठूंस लिया। कच्चे खून का तांबे जैसा स्वाद मेरी सारी इंद्रियों में भर गया। मैंने उल्टी करने की इच्छा को दबाया और उसे पूरा निगल गया। अगले ही पल सिस्टम की सूचना मेरे दिमाग में गूंजने लगी। डिंग! जंगली सुअर का मांस खाया गया। उच्च ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। शारीरिक क्षमता में 5 की वृद्धि, ताकत में 8 की वृद्धि, वजन 100 पाउंड बढ़ा। मांस का एक निवाला 1 महीने की घास से कहीं ज्यादा असरदार था। मैंने सोचने के लिए रुकने का समय नहीं लिया। मैं शिकारी की तरह सुअर पर टूट पड़ा और मांस पर टूटकर खाने लगा। हर निवाले के साथ मेरे अंदर एक तीव्र शक्ति का विस्फोट होने लगा। मेरी मांसपेशियां तेजी से फैल रही थीं। वहां है! मेरे पीछे एक जोरदार आवाज गूंजी और मैंने सिर घुमाकर देखा कि 3 आदमी शॉटगन लेकर मेरी ओर दौड़ रहे हैं। मजबूत कद काठी वाला आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। ओल्ड डाओ, गोली मत चलाना। अगर मांस खराब हो गया तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मांस गया भाड़ में। अगर ये जानवर भाग गया तो मेरे $30,000 डूब जाएंगे। ओल्ड डाओ ने अपनी शॉटगन उठा ली। काली खोखली नली सीधा मेरी ओर तनी थी और मेरा दिल कस गया। मैंने तुरंत सुअर के बचे हुए आधे हिस्से को दांतों से दबाया और भाग खड़ा हुआ। जंगल में एक कान फाड़ू धमाका गूंज उठा। अब मैं किसी भी चीज को खुद को रोकने नहीं दूंगा। गोली जमीन में फटी जिससे मिट्टी की बौछार हवा में उड़ गई। मैं और भी तेज दौड़ा। जबड़ा सुअर की लाश पर कसकर जकड़ा हुआ था। यही मेरी जिंदा रहने की उम्मीद थी। मैं इसे नहीं खो सकता था। 10 मिनट और दौड़कर मैंने ओल्ड डाओ और उसके साथियों को पीछे छोड़ दिया। मैं सांस लेने एक गुफा में घुसा। सुअर नीचे गिराकर मैं हाँफने लगा। तभी सिस्टम की सूचना बजी। वजन 900 पाउंड, शारीरिक क्षमता 32, शक्ति 45, अत्यधिक ऊर्जा खपत का पता चला है। म्यूटेशन शुरू हो गया है। म्यूटेशन? मैंने देखा कि मेरी त्वचा पर काली कठोर शल्कों की एक पतली परत उभर आई है और मेरी टांगें मोटी और मांसल हो गई हैं। मैंने अपने खुर से जमीन को खुरचा। ठोस चट्टान आसानी से टूट गई जिससे गुफा की जमीन में एक गहरा निशान बन गया। मेरी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी। मैं उत्साहित होकर फिर से सुअर के शव पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में मैंने बचा हुआ हर टुकड़ा अपने पेट में डाल लिया था। सुअर का मांस खा लिया गया। वजन 1000 पाउंड से अधिक हो गया है। शक्ति 50 से अधिक हो गई है। गति में वृद्धि हुई है। त्वचा की कठोरता 30% बढ़ गई है। शक्ति मेरे अस्तित्व के हर रेशे में दौड़ गई और पहले वाली कमजोरी पूरी तरह गायब हो गई। ठीक उसी समय गुफा के बाहर से भौंकने की तेज आवाज गूंज उठी। मेरा दिल बैठ गया। पुराने दांव सच में मुझे पकड़ने के लिए शिकार करने वाले कुत्ते ले आया था। जैसा कि सोचा था, 3 खूंखार शिकारी कुत्ते गुफा की परछाइयों में घुस आए। आगे वाला कुत्ता एक विशाल भद्दा जानवर था जिसके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी। वह ऊंचा खड़ा था। उसकी आंखों में खूनी शिकारी चमक थी। गुफा के मुहाने के ठीक बाहर से पुराने दांव की आवाज आदेश देती हुई गूंजी। तीनों शिकारी कुत्ते एक साथ मुझ पर झपट पड़े। उनके तेज दांत सीधे मेरी गर्दन की ओर थे। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने एक धीमी गहरी गुर्राहट निकाली। मैं पीछे हटा और अपने अगले खुर से आगे वाले कुत्ते के सीने पर जोरदार वार किया। एक भयानक धमाका गूंजा जब शिकारी कुत्ता चीखता हुआ पीछे उड़ा और गुफा की दीवार से टकराकर तुरंत मर गया। बाकी दोनों कुत्ते वहीं जम गए। उनकी आंखों में शुद्ध डर की झलक थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने खून उतर आया था और मैं आगे बढ़ा। अपने सींगों से दूसरे कुत्ते का पेट फाड़ दिया। तीसरा शिकारी कुत्ता इतना डर गया कि वह मुड़कर भाग गया। मैंने उसे एक ही खुर से पकड़ लिया और उसकी रीढ़ तुरंत तोड़ दी। गुफा के बाहर से पुराने दांव की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या वह जानवर अब भी सांड है? भागो, यहाँ से निकल जाओ। मैंने उन तीनों शिकारी कुत्तों की लाशों को देखा और एक जंगली विचार मेरे मन में आया। अगर सुअर खाने से ताकत मिली तो इन्हें खाने से क्या होगा? मैं नीचे झुका, सबसे बड़े कुत्ते का मांस नोचा और कच्चा मांस और खून अपने मुंह में भर लिया। म्यूटेटेड शिकारी कुत्ता खाया गया। 80 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। शक्ति 12 अंक बढ़ी। संविधान 10 अंक बढ़ा। फुर्ती 5 अंक बढ़ी। मेरी आंखों में शिकारी जैसी उत्तेजना चमक उठी। इन कुत्तों ने सुअर से भी ज्यादा ऊर्जा दी, इसलिए मैंने तीनों को खाना शुरू कर दिया। भक्षण पूर्ण हुआ। वजन 1200 पाउंड, शक्ति 78, संविधान 65, फुर्ती 30। म्यूटेशन की सीमा पार हो गई। गहरी शारीरिक म्यूटेशन शुरू हो रही है। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मेरी त्वचा का हर इंच बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों चींटियां मेरी हड्डियों को कुतर रही हों और मैं दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लौटने लगा। मैंने दांत भींच लिए। दर्द की एक भी चीख बाहर नहीं निकलने दी। 10 बेहद कठिन मिनटों के बाद जलन की अनुभूति कम हो गई और मैं मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। मैंने अपने शरीर की ओर देखा और पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरी त्वचा की सतह पर काले हड्डी जैसे कवच की एक परत उभर आई थी। यह छूने में बेहद कठोर महसूस हो रहा था, जैसे मैं कोई प्राकृतिक कवच पहने हुए हूं। और मेरी रीढ़ के साथ साथ 7 या 8 बेहद तेज हड्डी के कांटे उभर आए थे। हर एक कांटा आधा फुट लंबा था और गुफा की हल्की रोशनी में ठंडेपन से चमक रहा था। मैंने सिर झटका और महसूस किया कि मेरे सींग भी पहले से मोटे हो गए हैं। उनके सिरे औद्योगिक कैंची जितने तेज थे। मैं यह समझ ही रहा था कि बाहर से ओल्ड दांव की आवाज आई। बॉस ली, पक्का वह जानवर अंदर है?
मैंने उसे अंदर जाते देखा था, वह बाहर नहीं निकला। उस बड़े आदमी की आवाज कांप रही थी। वह उस दृश्य से डरा हुआ था। मुझे निर्दयी मत कहना, उस जानवर ने मेरे 3 शिकारी कुत्तों को मार डाला। आज उसकी मौत तय है। ओल्ड दांव की बात खत्म होते ही मैंने सरसराहट सुनी, जैसे वे कुछ तैयार कर रहे हों। मैं गुफा के प्रवेश द्वार को घूर रहा था। मेरा शरीर तना हुआ था। 1 सेकंड बाद एक चिंगारी छोड़ता हुआ कोई वस्तु अंदर फेंकी गई। मेरी पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। मैं तुरंत घूम गया और गुफा के और अंदर की ओर भाग गया। पूरा पहाड़ जोरदार तरीके से हिल उठा और टूटे हुए पत्थर ओलों की तरह बरसने लगे। कई तेज पत्थर मेरी पीठ पर जबरदस्त ताकत से आकर लगे, लेकिन उस हड्डी की परत की वजह से मुझे बस हल्का सा दर्द ही महसूस हुआ। जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो उस कवच ने वास्तव में ज्यादातर नुकसान को रोक लिया। मैंने ऊपर देखा और पाया कि विस्फोट के कारण गुफा का प्रवेश द्वार आधा दब गया था। क्या यह मर गया? बाहर से ओल्ड दांव की आवाज गूंजी। बिल्कुल मरा है। इतनी ताकत से तो कोई ग्रिजली भालू भी खत्म हो जाता। बड़े आदमी ने राहत की लंबी सांस ली। मैं उनकी बातें सुन रहा था। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक झलक रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? सपने देखना बंद मत करना। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधे ढे हुए प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। मिट्टी मुझे रोक नहीं सकी। मैंने मलबे को तोड़ते हुए गुफा से बाहर छलांग लगा दी। अचानक आई धूप ने मुझे आंखें मिचमिचाने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने बाहर का नजारा देखा, ओल्ड दांव और बड़ा आदमी पहले ही डर के मारे पीले पड़ चुके थे। यह किस तरह का राक्षस है? ओल्ड दांव मेरी हड्डियों की नोकों और शरीर पर चढ़े कवच को घूरता रह गया। उसके हाथ में पकड़ी शिकार की राइफल बेकाबू होकर कांपने लगी। बड़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पैंट के बीचों बीच एक गहरा दाग फैल गया। मैंने अपने सिर से धूल झाड़ी और भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। ओल्ड दांव आखिरकार होश में आया और अपनी राइफल उठाकर फायर करने लगा। 3 गोलियां तेजी से एक के बाद एक चलीं। हर गोली मेरी हड्डियों से टकराई और सिर्फ चिंगारियां निकलीं, खरोंच तक नहीं आई। ओल्ड दांव घबराकर राइफल छोड़ भाग गया। बड़ा आदमी उसे न छोड़ने की मिन्नतें करने लगा, पर मेरे पास आते ही वह गिर पड़ा। उसने मुझे 2 महीने पैसों के लिए रखा, पर कभी बेरहमी नहीं दिखाई। मैंने उसे छोड़ दिए। ओल्ड दांव पर नजरें टिका दी। वह कमीना भागना चाहता था, पर मैं बिजली की रफ्तार से झपटा। ओल्ड दांव ने मुद्दा कर मुझे अपने पास पाया। उसके चेहरे पर जो भाव था वह शुद्ध, बिना मिलावट का डर था। वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधे खड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गया। मैं चट्टान से उसे गिरते देखता रहा। वह नीचे झाड़ियों में तड़पता चिल्लाता रहा, पर मैंने उसे खत्म नहीं किया। अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। उपलब्धि प्राप्त, बंधनों को तोड़ना। आयरनक्लैड बुल में विकास पूर्ण हुआ। मैंने क्षितिज तक फैली अनंत पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। मेरे भीतर उत्साह की एक चिंगारी जाग उठी। अब इंसानी दुनिया में लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इस वीराने में अपनी खुद की राह बनाऊंगा। मैं ढलान से दूर घने जंगल की ओर बढ़ गया, उस बड़े आदमी की दयनीय चीखों को नजरअंदाज करते हुए। सिस्टम ने फिर से मेरी अपडेटेड स्टैट्स के साथ पिंग किया। वजन 1200 पाउंड, शक्ति 78। अपना अगला रूप अनलॉक करने के लिए 2000 पाउंड तक पहुंचे। मैंने अपनी पूंछ झटकी और गति बढ़ा दी, पेड़ों की छाया में और गहराई तक बढ़ते हुए। अगर मुझे विकसित होना था तो मुझे शिकार करने लायक कुछ ढूंढना होगा। मैं लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। जैसे जैसे पेड़ घने होते गए, सूरज की रोशनी रुक गई। हवा में सीलन और सड़न की तीखी बदबू भरी थी। जानवरों की बीट और गंदगी हर जगह जमीन पर बिखरी हुई थी। मैंने अपने कान खड़े किए, किसी भी आवाज को सुनने के लिए ध्यान लगाया। यह जगह साफ तौर पर किसी विशाल शिकारी का इलाका थी। ठीक उसी समय मेरे आगे की झाड़ियां जोर जोर से सरसराने लगीं। मैं तुरंत जड़ हो गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी एक स्प्रिंग की तरह तन गई। एक विशाल जंगली सुअर झाड़ियों से बाहर निकला। उसके दांत 1 फुट लंबे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। पिछला शिकार इससे काफी छोटा था, करीब 500 पाउंड का। सुअर ने मुझे देखते ही गुस्से में जोर से दहाड़ा। उसने जमीन को खुरचा, हमला करने की तैयारी की, लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। मैं उसकी ओर झपटा और हमारे विशाल शरीर एक भारी आवाज के साथ टकरा गए। उसके दांत मेरी लोहे जैसी खाल पर रगड़े, लेकिन बस हल्की सी खरोंचें ही आईं। मैंने मौका देखा और अपना सिर झुका लिया। मेरी सींग सुअर के मांस में गहराई तक घुस गई, जिससे गर्म खून की बौछार हवा में फैल गई। अपनी गर्दन को जोरदार झटके से घुमाकर मैंने उस जानवर को पलट दिया और अपने खुर के नीचे उसकी गर्दन को चल दी। एक सूचना चमकी, विशाल सुअर मारा गया। 120 उच्च ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। बिना एक पल गंवाए मैंने शव को फाड़ना शुरू कर दिया। गर्म कच्चा मांस मेरी गर्दन से नीचे फिसल गया। वह जानी पहचानी जलन फिर से मेरे शरीर में दौड़ गई। वजन में 150 पाउंड की बढ़ोतरी हुई। शक्ति में 15 अंक की वृद्धि हुई। संविधान में 15 अंक की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान वजन 1350 पाउंड। मेरे अगले विकास तक केवल 650 पाउंड बाकी हैं। मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक सरसराहट की आवाज ने मुझे चौकन्ना कर दिया। 7 या 8 जोड़ी चमकती हरी आंखें मुझे घेर चुकी थीं। एक भेड़ियों का झुंड। उनका अल्फा बहुत विशाल था, धूसर काले फर वाला, क्रूर आंखें और जबड़ों से टपकती लार।
बाकी भेड़िए फैल गए, धीरे धीरे घेरा बनाकर मुझे फंसाने लगे। मैंने मांस निगला और लड़ाई के लिए कमर कसते हुए एक धीमी गुर्राहट निकाली। अल्फा ने एक तेज चीखती हुई हुआंक निकाली। संकेत मिलते ही बाकी झुंड हर दिशा से मुझ पर झपट पड़े। मैं घूम गया और एक जोरदार लात मारी, जिससे मेरी पिछली टांगों पर हमला करने वाला भेड़िया दूर जा गिरा। एक और भेड़िए ने मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन मेरी लोहे जैसी खाल की बख्तरबंदी से उसके दांत टूट गए और वह दर्द से चीखता हुआ पीछे हट गया। मैंने मौका पकड़कर अपने सींग से उस भेड़िए को घायल किया और उसे जमीन पर पटक दिया। उनकी टीम वर्क बिल्कुल बेहतरीन थी। जैसे ही एक को पीछे हटाया, दूसरा उसकी जगह ले लेता। मेरी सहन शक्ति कम होने लगी और मेरी सांसें भारी होने लगी। अचानक अल्फा ने अपनी चाल चली। उसके तेज नुकीले पंजे सीधे मेरी आंखों की ओर झपटे। मेरे पास बचने का समय नहीं था, इसलिए मैंने अपना सिर एक तरफ झटका। मैंने अपने सींग के आधार से उस वार को रोका। अल्फा के पंजों ने मेरी गाल को चीर दिया, जिससे एक गहरा घाव बन गया और खून की धार छूट पड़ी। मैं दर्द से दहाड़ उठा। मेरा गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। किसी को नहीं चाहिए ये भेड़ियों का झुंड। अब आर पार की जंग थी। मैंने झपट्टा मारकर पीठ के हड्डी कांटों से अल्फा पर वार किया। अल्फा हवा में मुड़कर बच गया, पर पीछे वाला भेड़िया नहीं बच पाया। मेरे कांटों ने उसे भेद दिया और वह ढेर हो गया। अपने साथी की इतनी बेरहमी से मौत देखकर झुंड हिल गया। उनकी आंखों में डर की झलक थी। मैंने मौके का फायदा उठाया, सबसे नजदीकी भेड़िए पर झपटा और अपने वजन से उसकी खोपड़ी कुचल दी। स्थिति बदलती देख अल्फा ने लंबी हुंकार भरी और बचे हुए भेड़ियों के साथ पीछे हट गया। मैं अपनी जगह डटा रहा, हांफता हुआ और अपने तथा उनके खून में लथपथ। 3 भेड़िए मारे गए। 180 उच्च ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। सिस्टम ने मुझे मेरी चोटों के बारे में चेतावनी दी और ठीक होने के लिए मांस खाने की सलाह दी। मैंने भेड़ियों की लाशों और बचे हुए जंगली सुअर को देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दावत शुरू कर दी। जैसे ही मांस नीचे गया, मेरी चोटों पर तेज खुजली सी महसूस होने लगी। वे मेरी आंखों के सामने ही खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगी। वजन 1500 पाउंड से भी अधिक हो गया। शक्ति 100 अंकों को पार कर गई और मेरी बख्तर और कांटे और भी घातक हो गए। मैंने एक नई शक्ति की लहर महसूस की। मेरी सारी थकान पूरी तरह गायब हो गई थी। लेकिन तभी दूर से फिर से भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाज गूंजने लगी। झुंड वापस आ गया था और इस बार उनकी संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। जैसे ही वे मुझे पकड़ने वाले थे, मेरे आगे एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैं जंगल से बाहर निकल आया और खुद को नुकीले पत्थरों के एक विशाल मैदान में पाया। हर जगह विशाल चट्टानें बिखरी हुई थीं और बीच में से एक छोटी सी धारा बह रही थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं पत्थरों के जाल में कूद गया। झुंड पीछे था। दर्जन भर भेड़ियों ने मुझे घेर लिया था। अल्फा चट्टान पर खड़ा कातिलाना आंखों से मुझे देख रहा था। उसने हमले के लिए एक लंबी हुआंकार भरी। इस बार उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। अब वे एक एक करके हमला नहीं कर रहे थे। वे समन्वित समूहों में आगे बढ़े। 3 भेड़िए एक साथ मेरी बाईं ओर झपट पड़े। जैसे ही मैं उनकी ओर मुड़ा, 2 और भेड़ियों ने मेरे पिछले पैरों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मैं दर्द में लात मारता रहा, लेकिन इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर सामने के भेड़िए मुझे जमीन पर गिरा ले गए। एक विशाल भेड़िया मुझे दबोच कर नीचे दबाए हुए था। उसके नुकीले पंजे मेरी बख्तर को बेतहाशा फाड़ रहे थे। मेरा कवच मजबूत था, पर कई भेड़ियों का सामना नहीं कर सका। सतह पर दरारें पड़ने लगीं। मैं छटपटाया और अपनी पीठ के कांटों से मुझ पर चढ़े भेड़िए को मार गिराया। झुंड एक पल के लिए पीछे हट गया और मैं जल्दी से फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं सबसे नजदीकी भेड़िए की ओर झपटा, अपने सींग उसके सीने में गहरे घुसा दिए और उसे एक चट्टान से जोर से टकरा दिया। मैं सांस भी नहीं ले पाया था कि अल्फा ऊंचाई से छलांग लगाकर सीधे मेरी गर्दन की ओर झपटा। मैंने अपना सिर झटके से एक ओर घुमा लिया, लेकिन उसके पंजों ने फिर भी मेरे चेहरे पर 3 गहरे खून से लथपथ घाव छोड़ दिए। मैं गुस्से में दहाड़ा, घूमकर अपने पिछले खूर अल्फा के सीने पर मारने के लिए उछाले। वह हवा में पलटा और डरावनी फुर्ती के साथ जमीन पर उतर गया, जबकि बाकी झुंड फिर से घेरने लगा। एक भेड़िए ने मेरे अगले पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया, जबकि दूसरा मेरी आंखों पर झपट्टा। मैंने अपना सिर जोर से झटका। मेरे सींग ने भेड़िए का पेट फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियां मिट्टी पर बिखर गईं। लेकिन मेरे अगले पैर पर जमे भेड़िए ने छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके दांत मेरी बख्तरबंद त्वचा को चीरते हुए गहरे मांस में धंस गए। दर्द से पागल होकर मैंने अपना अगला पैर ऊंचा हवा में उठा लिया। मैंने उसे जोर से पटका और उसका सिर कुचल दिया, जब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। भेड़िया मरते ही सिस्टम की चेतावनी आई। गंभीर चोटें पाई गई हैं, तुरंत ऊर्जा पुनः पूर्ति की सिफारिश की जाती है। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर पड़ी 3 भेड़ियों की लाशों को देखा और बिना झिझके आगे बढ़ा। मैंने गर्म कच्चे मांस को फाड़कर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे घाव भरने लगे, वह जानी पहचानी खुजली फिर से लौट आई। झुंड ने डर के मारे देखा जब मैंने उनके सामने ही उनके साथी को खाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आदिम डर और शुद्ध क्रोध की मिली-जुली झलक थी। अल्फा ने एक और लंबी हुंकार भरी और बाकी भेड़िए पागलपन में मुझ पर टूट पड़े। इस बार वे सचमुच बेकाबू थे। अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे गिराने के लिए टूट पड़े। 7 या 8 भेड़िए एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनके पंजे और दांत बवंडर की तरह मुझे चीरने लगे। आखिरकार मेरी कवच ने भी जवाब दे दिया और टूट गई। मेरे खोल की दरारों से खून फूट पड़ा।
मेरी नजर धुंधली होने लगी और मेरा शरीर भारी हो गया। क्या मैं सच में यहीं मरने वाला हूँ? तभी सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम ने गंभीर स्थिति का पता लगाया है। आपातकालीन विकास और उग्र मोड़ शुरू किया जा रहा है। मेरा खून उबलने लगा जब मेरे भीतर से कच्ची ताकत का विस्फोट हुआ और मैंने दहाड़ते हुए भेड़ियों को अपने ऊपर से झटक दिया। मेरी आंखें गहरे आदिम लाल रंग में बदल गईं। मेरी पीठ की हड्डियों की नोकें फूट पड़ीं। उनकी लंबाई दोगुनी हो गई जब तक वे 1 फुट से भी ज्यादा लंबी नहीं हो गईं। मेरी कवच की दरारें आपस में जुड़ गईं और वे मोटी होकर ठंडी धातुई चमक के साथ चमकने लगीं। मैं सबसे नजदीकी भेड़िए पर झपटा और एक ही ठोकर में उसकी खोपड़ी को मिट्टी में कुचल दिया। मैंने एक और भेड़िए को अपनी सींगों से छलनी कर दिया और उसे चट्टानों पर फेंक मारा, जिससे वह तुरंत मर गया। मैं शुद्ध संहार का एक दरिंदा बन चुका था जिसे रक्त पिपासा ने अंधा कर दिया था। मेरे हर कदम पर झुंड मेरे चारों ओर ढहता जा रहा था। लेकिन तभी भेड़ियों के राजा ने एक तीखी दर्दनाक हुआंकार भरी। जब उसका शरीर विकृत होने लगा, उसकी मांसपेशियां उसके फर के नीचे हिंसक रूप से उभर आईं और अस्वाभाविक ताकत के साथ फैलने लगी। उसकी आंखें राक्षसी लाल हो गईं और उसके दांत 2 गुने बड़े हो गए। जैसे जैसे उसका पूरा शरीर विशाल होता गया, उस दरिंदे का भी अपना उन्मादी रूप था और अब उसकी रफ्तार डरावनी हो गई थी। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि वह मेरे सामने था। उसके पंजे सीधे मेरी गर्दन की ओर झपट रहे थे। मैंने ऐन वक्त पर अपना सिर हटा लिया, लेकिन उसके नुकीले पंजों ने मेरी गर्दन पर 3 खूनी चीरे लगा दिए। मैं दर्द से लड़खड़ा गया, लेकिन भेड़ियों के राजा ने मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी और फिर से झपटा। इस बार उसने जबड़ों से मेरी अगली टांग जकड़ ली। उसके दांत बख्तरबंद चीरकर मांस में धंस गए। मैंने टांग को झटका, पर वह दरिंदा नहीं हटा। भेड़ियों के राजा ने जबड़े कसे रखे और मुझे फाड़ने लगा, जैसे टांग अलग करना चाहता हो। पीड़ा इतनी भयानक थी कि मेरे घुटने लगभग जवाब दे गए, जैसे मेरी हड्डियां खुद चरमराने और कराहने लगी हों। मुझे किसी तरह खुद को छुड़ाना ही था, वरना यही मेरी आखिरी घड़ी थी। मैंने अपनी दूसरी आगे की खुर उठाई और भेड़ियों के राजा के सिर पर 1, 2, 3 बार जोर से मारा, जब तक कि उसने आखिरकार छोड़ नहीं दिया। मैं कई कदम पीछे लड़खड़ाया, हांफते हुए सांस लेने लगा। मैंने मौके का फायदा उठाया, सिर झुकाया और अपनी पीठ पर उगे हड्डी के कांटों को उस दरिंदे की ओर घुमा दिया। भेड़ियों के राजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन सिर पर पड़े भारी वारों की वजह से वह आधा पल धीमा पड़ गया था। मेरे कांटे उसके कंधे में धंस गए और मैंने अपना पूरा वजन लगाकर उसे जोरदार धक्का दिया। एक भयानक चरमराहट घाटी में गूंज उठी। भेड़ियों के राजा की कंधे की हड्डी टूट गई और वह तेज चीख के साथ छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने सिर झुकाए रखा और उसे दबोचे रखा, उसे एक एक कदम पीछे की ओर खाई के किनारे की तरफ धकेलता गया। भेड़ियों के राजा की पिछली टांगें पहले ही खाई के ऊपर झूल रही थीं। एक और धक्का और वह गिर जाएगा, लेकिन तभी वह दरिंदा अचानक झपटा और उसने अपना जबड़ा मेरी गर्दन पर जकड़ लिया। मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। उसके नुकीले दांत मेरी बख्तरबंद को चीरते हुए मेरी नसों तक गहरे धंस गए। घाव से गर्म खून फूट पड़ा और जमीन पर छिटक गया। मेरी नजर धुंधली होने लगी और मेरा शरीर सीसा सा भारी लगने लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैंने दांत भींच लिए, अपनी बची खुची सारी ताकत समेटी और अपने सींगों से भेड़ियों के राजा को ऊपर की ओर उछाल दिया। भेड़ियों का राजा हवा में उछल गया और खाली जगह में उड़ता चला गया। वह एक लंबा चाप बनाते हुए घाटी के तल पर नुकीली चट्टानों से जा टकराया। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, लगभग खुद भी किनारे से गिर ही पड़ा था और जमीन पर गिरकर हांफने लगा। मेरी गर्दन की चोटों से खून लगातार बह रहा था। तभी सिस्टम की सूचना आखिरकार बज उठी। म्यूटेटेड वुल्फ किंग मारा गया। 500 हाई एनर्जी पॉइंट्स, ब्लडथर्स्टी बर्सर्क और एक्सट्रीम स्पीड प्राप्त हुई। वजन 2 टन से अधिक हो गया है। शक्ति 150 तक पहुंच गई है। फुर्ती 80 तक पहुंच गई है। डीप इवोल्यूशन शुरू हो रही है। कृपया तुरंत ऊर्जा का उपभोग करें। मैंने खुद को संभाला और लंगड़ाते हुए घाटी के किनारे की ओर बढ़ा। वुल्फ किंग का शरीर नीचे पड़ा था, कुचला और खून से लथपथ, लेकिन अभी भी खाने लायक था। मैं सावधानी से चट्टानों से नीचे उतरा, जब तक कि मैं उस जानवर की लाश तक नहीं पहुंच गया। मौत के बाद भी यह राक्षस बेहद विशाल था, कम से कम 6 या 700 पाउंड वजनी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाना शुरू कर दिया। उसका गर्म मांस मेरे पेट में वही जानी पहचानी जलन पैदा कर रहा था। मेरी गर्दन की चोटें धीरे धीरे भरने लगीं। मेरी टूटी हुई हड्डियों की नोकें फिर से उगने लगीं, पहले से भी ज्यादा तेज। मैंने पागलों की तरह खाना खाया और जल्दी ही वुल्फ किंग का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से निगल लें। वजन 2200 पाउंड, शक्ति 180, संविधान 150, चपलता 90। कवच का विकास भारी प्लेट कवच में हुआ। हड्डी के नुकीले कांटों का विकास होकर ब्लेड नुमा कांटे बन गए। मेरे पूरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ और जैसे ही कमजोरी गायब हुई, मैंने ऊपर की ओर देखा। घाटी के शिखर पर 1 दर्जन भेड़िए खड़े थे, जो विस्मय और आतंक से भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने एक धीमी गहरी गुर्राहट निकाली। झुंड तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, अधीनता में कांपते हुए। आज से ये पहाड़ और जंगल मेरे हैं। मैंने वुल्फ किंग के बचे हुए हिस्से को भी खा लिया। फिर मैं अपने नए अनुयायियों को लेकर जंगल के केंद्र की ओर चला गया। अगले कुछ दिनों में मैंने लगातार शिकार किया और अपना वजन 2000 पाउंड से ऊपर स्थिर कर लिया।
जंगल के जानवर मुझे महसूस कर डर कर भाग गए। मैंने सोचा मैं शांति से विकसित हो पाऊंगा, पर झरने पर पानी पीते समय लगा कि इंसानों ने मुझे फिर ढूंढ लिया है। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा तो 3 हेलीकॉप्टर मेरी तरफ आ रहे थे। मैं बिना हिचकिचाए तैयार हो गया। मैं जंगल की ओर भागा, पर हेलीकॉप्टर तेज थे और जल्द ही मुझे घेर लिया। आसमान से गिरी एक धातु की जाली ने मुझे जकड़ लिया और मैं बच न सका। तेज करंट से मेरे पैर जवाब दे गए और मैं गिर पड़ा। हेलीकॉप्टर उतरते ही 8 सशस्त्र सैनिक बाहर आए। उनका नेतृत्व एक गंजा आदमी कर रहा था जिसकी कमर पर टेजर था। वे लेजर साइट्स और भारी ट्रैंक्विलाइजर राइफल्स के साथ आए थे। देखते ही लगा कि वे पेशेवर हैं। कैप्टन, ओल्ड दाव वाला म्यूटेंट सैंड यही है, एक सिपाही बोला। उसकी आंखों में सच्ची उत्तेजना झलक रही थी जब वह मेरी ओर बढ़ा। कैप्टन ने सिर हिलाया और एक रेडियो निकाला। डॉ शू, लक्ष्य पकड़ लिया गया है, निर्देशों की प्रतीक्षा है। एक महिला की आवाज रेडियो में गूंजी। बहुत बढ़िया, इसे तुरंत लैब में लाओ, मुझे उन जीनों को देखना है। मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि ये शोधकर्ता मेरे जैसे जीवों को चीर फाड़ करने में माहिर हैं। कैप्टन ने हाथ हिलाया और कई लोगों ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन उठा ली। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और तीरों की बौछार सीधे मेरी बगल में आकर लगी। दवाइयां तुरंत मेरे शरीर में असर करने लगी और मेरी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद मेरी नजर धुंधली होने लगी। मैं धातु की जाली नहीं तोड़ सका और हर गुजरते पल के साथ मेरा शरीर और भारी होता जा रहा था। जैसे ही मैं बेहोश होने ही वाला था, सिस्टम की सूचना अचानक बज उठी। सिस्टम, भारी मात्रा में एनेस्थेटिक का पता चला है, अब मेटाबोलाइज किया जा रहा है, 3 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मैंने संघर्ष बंद कर आंखें मूंद लीं और बेहोश होने का नाटक किया। गंजे कप्तान ने देखने के लिए मुझे टेजर से छेड़ा, फिर चैन लिया। इसे पिंजरे में डालो, जल्दी, उसने कड़क कर कहा। टीम ने मिलकर मेरे भारी शरीर को एक विशाल टाइटेनियम मिश्र धातु के पिंजरे में डाल दिया। फिर उन्होंने पिंजरे को हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रही एक स्लिंग से जोड़ दिया। हेलीकॉप्टर उड़ान भर गया और मैंने अपनी पलकों की संकरी दरारों से झांक कर देखा। मैंने देखा कि जंगल की जमीन धीरे धीरे और दूर होती जा रही थी। घंटे भर की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर आखिरकार उतरने लगा। मुझे एक बड़े अंडरग्राउंड बेस के अंदर ले जाया गया। वह जगह सफेद लैब कोट पहने शोधकर्ताओं से भरी थी। 30 के दशक की एक महिला टीम से मिलने के लिए आगे बढ़ी। वह डॉ शू थी, जिनकी आवाज मैंने पहले रेडियो पर सुनी थी। उन्होंने सुनहरे किनारे वाले चश्मे पहन रखे थे और उनकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। परफेक्ट, ये सबसे संपूर्ण उत्परिवर्ती नमूना है जो मैंने कभी देखा है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। डॉ शू मेरे पिंजरे के चारों ओर घूमी और अपने क्लिपबोर्ड पर बेतहाशा नोट्स लिखने लगी। कैप्टन, इसे लैब 3 में ले जाओ, तुरंत जीन सैंपलिंग की तैयारी करो। गंजे कैप्टन ने सिर हिलाया और अपने आदमियों को पिंजरे को एक बड़े कमरे में धकेलने का आदेश दिया। कमरा जटिल मशीनों से भरा हुआ था जो एक विशाल धातु की ऑपरेटिंग टेबल के चारों ओर लगी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लोग मुझे चीरने फाड़ने की योजना बना रहे थे। डॉ शू पिंजरे के पास आई। उनके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें चमकदार हरे रंग का तरल भरा था। पहले जीन स्टेबलाइजर का इंजेक्शन लगाओ ताकि प्रयोग के दौरान यह बेकाबू न हो जाए। वह पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी कि ठीक उसी पल मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। सिस्टम ने एनेस्थेटिक को पूरी तरह बाहर निकाल दिया था और मैंने अपनी पूरी ताकत से सलाखों पर जोर मारा। एक कान फाड़ू धमाके के साथ टाइटेनियम मिश्र धातु का दरवाजा मेरी जबरदस्त ताकत के आगे झुक गया। डॉ शू लड़खड़ाकर पीछे हटी और चिल्लाईं, ये जाग गया है, अभी टेजर का इस्तेमाल करो। गंजा कप्तान तुरंत हरकत में आया। उसने अपना हाई वोल्टेज डंडा उठाया और मेरी ओर दौड़ा, लेकिन मैं पिंजरे से निकलकर तेजी से बढ़ा। मैंने अगले खुर से जोरदार लात मारी जिससे वह पीछे जा गिरा। वह सीधा कंक्रीट की दीवार से टकराया और बेहोश होकर गिर गया। बाकी गार्ड्स ने अपने ट्रैंक्विलाइजर राइफलें निकाली और घबराहट में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुइयां मेरी खाल से टकराकर ऐसे उछल गईं जैसे किसी चट्टान से। मैं गार्ड की ओर झपटा और उसे सींगों से हवा में उछाल दिया। पूरा लैब पूरी तरह अफरा तफरी में डूब गया। जैसे ही शोधकर्ता बाहर निकलने के लिए भागने लगे, डॉ सू मेरे रास्ते से बचने के लिए एक विशाल मशीन के पीछे छिपने के लिए कूद गई। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार का लाल इमरजेंसी बटन दबा दिया। बेस में अलार्म गूंजा और भारी ब्लास्ट डोर तुरंत बंद हो गए। अचानक छत से दर्जनों हाई वोल्टेज पावर नेट्स नीचे गिर पड़ी। मैं बीच में फंस गया। जबरदस्त बिजली का झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मेरा शरीर दर्द से तड़प उठा, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और गिरने से इनकार कर दिया। डॉ सू ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखों में पागलपन की एक झलक चमक रही थी। अविश्वसनीय, उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। वो पास की एक अलमारी के पास गई और कई सिरिंज निकाल ली। वे एक अजीब चमकदार नीली तरल से भरी हुई थीं। अगर एनेस्थेटिक असफल रहा तो चलो यह उच्च संघनन जीन मजबूती सीरम आजमाते हैं। उसने सिरिंज को ऊंचा उठा लिया। कदम दर कदम वह हमारे बीच की दूरी कम करने लगी। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन पावर नेट्स ने मुझे जमीन से चिपका कर रखा था। जैसे ही सुई मेरी खाल में घुसने वाली थी, मैंने ब्लड थर्स्टी बर्सर्क को सक्रिय कर दिया।
मेरा खून उबाल पर पहुंच गया और मेरी नजरें गहरे खूनी लाल रंग से भर गईं। मेरी मांसपेशियां जबरदस्त तरीके से फैल गईं और मेरी ताकत 300 पाउंड तक पहुंच गई। मैंने एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई और हाई वोल्टेज नेट्स को धागे की तरह तोड़ डाला। जैसे ही धातु की जाली बिखर गई, हर दिशा में चिंगारियां उड़ने लगीं। पूरी प्रयोगशाला की लाइटें टिमटिमाने और फेल होने लगी। सू वहीं जड़ हो गईं। उनका चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। सिरिंज उनके हाथ से फिसल गई और जैसे ही नीला तरल जमीन पर फैल गया, वह टूटकर बिखर गई। मैं सबसे पास की मशीन की ओर झपटा और अपने सींगों से उसे चकनाचूर कर दिया। कई मिलियन डॉलर की मशीनरी मेरे वजन के नीचे गीले कागज की तरह चकनाचूर हो गई। उसे रोकिए, उसे उपकरण नष्ट मत करने दीजिए, सू चीख पड़ी। लेकिन बाकी टीम के सदस्य पास आने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। मैं तूफान की तरह लैब के आर पार हो गया, अलमारियां, उपकरण और सर्जिकल टेबल्स को चूर चूर कर दिया। तभी मेरी नजर कोने में रखे एक विशाल फ्रीजर पर पड़ी। वह पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कल्पनीय रंग की शीशियां उसकी शेल्फों पर सजी हुई थीं। मैं आगे बढ़ा और एक ही सिर की टक्कर में भारी दरवाजा तोड़ डाला। दर्जनों सिरिंज बाहर लुढ़क आए, लाल, नीले, हरे और गहरे बैंगनी रंग के। सू का चेहरा उन्हें देखते ही एकदम सफेद पड़ गया। नहीं, वे उच्च संकेंद्रण जीन सीरम हैं। आप उसे उन्हें खाने नहीं दे सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक बैंगनी शीशी झपट ली, कांच तोड़ डाला और उसका सारा तरल निकल गया। वह तरल मेरी गले में ऐसे लगा जैसे आग का दरिया उतर गया हो और सीधा दिमाग तक पहुंच गया। टिंग! उच्च संकेंद्रण जीन सीरम निगल लिया गया। 800 ऊर्जा प्राप्त हुई, साथ में 50 संविधान, 60 ताकत और 40 फुर्ती भी बढ़ी। मैंने महसूस किया कि मेरी नसों में एक भयानक शक्ति दौड़ रही है। ये चीज तो पत्थर के भेड़िया राजा को खाने से भी ज्यादा असरदार थी। बिना एक पल गंवाए मैंने बाकी सारी शीशियां भी निगलनी शुरू कर दी। लाल, नीली, हरी। मैंने एक एक करके सबको अपने मुंह में डाल लिया। सू पूरी तरह से टूट गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों में घोर निराशा छाई हुई थी। सब खत्म हो गया। उन सीरमों की कीमत करोड़ों में थी। संस्थान दिवालिया हो गया है। मैंने उसकी दयनीय चीख पुकार को अनसुना कर दिया और खाना जारी रखा। पूरी तरह से निगल जाना। वर्तमान वजन 2 टन है। शक्ति 280, संविधान 220, चपलता 150। चेतावनी, ऊर्जा का अत्यधिक प्रवाह पाया गया। जैसे ही नोटिफिकेशन गायब हुआ, मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। कुछ गड़बड़ थी। वे सीरम मेरे लिए एक साथ संभालना बहुत ज्यादा थे। मैं बाहर की ओर लड़खड़ाया, पर पैर झेली जैसे हो गए थे। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया और नजर धुंधली होने लगी। सू की आंखों में उम्मीद जागी और वह चिल्लाई, जल्दी इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ और पकड़ लो। गंजा कप्तान घिसटते हुए उठा और सीना पकड़कर लंगड़ाते हुए मेरी ओर बढ़ा। बाकी टीम के सदस्यों ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन सुइयां मेरी खाल को छू भी नहीं पाई। वे बस टकरा कर गिर गईं। सीरम के प्रभाव में मेरी भारी बख्तरबंदी धातु जैसी चमक में बदल गई थी। कैप्टन ने दांत भींचे और अपना रेडियो निकाला। यहाँ तुरंत एक ट्रांसपोर्ट वाहन लाओ। जब तक वह बेहोश है, हमें उसे ले जाना है। 10 मिनट बाद एक विशाल ट्रांसपोर्ट ट्रक लेबोरेटरी में पीछे की ओर आकर रुका। ट्रेलर के अंदर एक विशेष टाइटेनियम मिश्र धातु का पिंजरा था, जिसमें हाई वोल्टेज तार लगे हुए थे। टीम ने मिलकर मेरे विशाल शरीर को पिंजरे में डालने के लिए उठाया। उन्होंने मेरी सभी चारों टांगों को जकड़ने के लिए विशेष भारी भरकम बेड़ियों का इस्तेमाल किया। सू सलाखों के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी बख्तरबंद खाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में जुनूनी दीवानगी जल रही थी। यह बिल्कुल परफेक्ट है। इस कवच की कठोरता पहले से ज्ञात किसी भी धातु से कहीं अधिक है। अगर हम इसका जेनेटिक कोड समझ लें तो मानव तकनीक में जबरदस्त छलांग लग जाएगी। वह गंजे कप्तान की ओर मुड़ी और आदेश दिया, इसे बेसमेंट के तीसरे स्तर की विशेष प्रयोगशाला में ले जाओ। वहीं सबसे उन्नत विच्छेदन उपकरण है। मैं खुद इसका अध्ययन करूंगी। ट्रांसपोर्ट वाहन की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुझे और गहराई में भूमिगत ले जाया गया। मेरे चारों ओर की दुनिया हर पल और भी अंधेरी होती जा रही थी। हवा में कीटाणुनाशक की तीखी झंझनाती गंध घुली हुई थी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर जबरदस्त रूपांतरण से गुजर रहा है। मेरी हड्डियां खुद को फिर से बना रही थीं और मेरी मांसपेशियां ताकत से फूल रही थीं। मेरा कवच विकसित हो रहा था और सिस्टम की सूचनाएं मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। रूपांतरण 50% पर है। अनुमानित समय एबिस डेमन बुल बनने में 3 घंटे। ट्रक रुक गया और मुझे पिछली प्रयोगशाला से 10 गुना बड़ी एक विशाल प्रयोगशाला में धकेल दिया गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल धातु की ऑपरेटिंग टेबल रखी थी। वह तेज धारदार ब्लेड्स और बंधनों से ढकी हुई थी। सू अंदर आई। उनके पीछे दर्जनों शोधकर्ता करीब करीब चलते हुए आए। उन्होंने मुझे पिंजरे में लेटा हुआ देखा और उनके चेहरे पर उत्साहित मुस्कान फैल गई। विच्छेदन की तैयारी करो। मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी आंतरिक संरचना को इतना खास क्या बनाता है। शोधकर्ताओं ने उपकरण निकाले, इलेक्ट्रिक आरी और चाकू। टेबल पर उपकरण सजाए, मुझे चीरने के लिए तैयार। गंजा कप्तान पास आया और चिंतित होकर बोला, सू, ये जानवर पहले बहुत ही खतरनाक था। अगर यह जाग गया तो?
सू ने बस एक उपेक्षापूर्ण हंसी दी। चिंता मत करो, इसके शरीर में जो बेहोशी की दवा है वह इसे 3 दिन तक सुलाए रखने के लिए काफी है। ये पिंजरा सबसे मजबूत टाइटेनियम मिश्र धातु से बना है, इसे तो टैंक भी नहीं तोड़ सकता। वह पिंजरे के पास गई और अपनी उंगलियों के पोरों से धातु की सलाखों पर थपथपाया। इसके अलावा अगर वह जाग भी गया तो भी हम 3 मंजिल नीचे हैं। यहाँ 30 पूरी तरह से हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, वह कहीं नहीं जा सकता। उसे यह नहीं पता था कि मेरी चेतना तो पूरे समय जाग रही थी। सिस्टम मेरी काया पलट की प्रक्रिया को तेज कर रहा था। मुझे बस 2 घंटे और सहना था। जैसे ही विकास प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह टाइटेनियम का पिंजरा मुझे रोक नहीं पाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और पूरी तरह से स्थिर लेटा रहा, अपनी बेहोशी का नाटक करते हुए। सिस्टम की सूचनाएं लगातार मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैं अपने शरीर की हर हड्डी को फिर से बनते हुए महसूस कर सकता था, जैसे मेरी मांसपेशियों की घनता अचानक बढ़ रही हो। सू पिंजरे के और करीब आई और टैबलेट से मुझे स्कैन किया। अजीब है, इसका शरीर का तापमान अभी भी बढ़ रहा है, इसकी दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। ये कोमा जैसा नहीं लग रहा। वह उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ने लगी। वह कप्तान की ओर मुड़ी और बोली, सावधानी के लिए इसे एक और बेहोशी का इंजेक्शन दे दो। गंजा कप्तान सिर हिलाते हुए एक बड़ी सी सिरिंज लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह पिंजरे का ताला खोलने ही वाला था, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। विकास पूर्ण हुआ। वर्तमान रूप एबिसल डेमन बुल, वजन 3000 पाउंड, ताकत 400, सहन शक्ति 350, फुर्ती 200। नई क्षमताएं अनलॉक हुई, विनाशकारी चार्ज, नरकीय रौंदना और भयावह गर्जना। मैंने अपनी आंखें झटके से खोल दी। मेरी पुतलियां रक्त लाल रोशनी से चमक उठी। कप्तान का हाथ डर के मारे कांप उठा और सिरिंज जमीन पर गिरकर खनक गई। मैंने एक गगनभेदी गर्जना की, जिसकी ध्वनि तरंगें हवा में एक भौतिक झटके की तरह फैल गईं। पूरा प्रयोगशाला जोरदार तरीके से कांपने लगी। ड्रेड रोअर सक्रिय हुआ, जिससे सीमा में मौजूद हर जीवित प्राणी शुद्ध आतंक की स्थिति में डूब गया। सू और उनके शोधकर्ता जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें भय से फटी रह गईं। यहाँ तक कि कप्तान, जो एक पेशेवर गार्ड था, भी पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। मैं झटके से खड़ा हो गया और भारी भरकम बेड़ियां ऐसे टूट गईं जैसे वे गीले कागज की बनी हों। मैं सलाखों से टकराया और टाइटेनियम मिश्र धातु का पिंजरा मरोड़ती धातु की तेज चीख के साथ गूंज उठा। जैसे ही धातु मुड़ने और टूटने लगी, सलाखों पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। सू यह दृश्य देख रही थीं। उनका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था। असंभव, ये तो टाइटेनियम मिश्र धातु है, वह इसे कैसे तोड़ सकता है? लेकिन हकीकत उसे एक बेरहम झटका देने वाली थी। पिंजरा टुकड़ों में फट गया और मैं मलबे से बाहर निकला, एक डरावना दबाव फैलाते हुए। अब मेरा शरीर पहले से एक पूरा आकार बड़ा हो गया था। मेरी भारी बख्तरबंदी गहरे ऑब्सीडियन काले रंग की हो गई थी, जिसमें एक भूतिया मंद चमक थी। मेरी रीढ़ की हड्डी पर हड्डी के कांटे 2 फुट लंबे बेजोड़ धारदार ब्लेड में बदल गए थे। यहाँ तक कि मेरी बेंत की शाखाएं भी मोटी हो गई थीं। उनके सिरे ठंडी घातक रोशनी के साथ चमक रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब मुझे कोई भी रक्षा भेदने से रोक नहीं सकता। गंजा कप्तान खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और कांपते हाथों से अपना रेडियो निकाला। सभी सुरक्षाकर्मी तुरंत बेसमेंट स्तर 3 पर पहुंचे। लक्ष्य बेकाबू हो गया है। दोहराता हूं, लक्ष्य बेकाबू हो गया है। जैसे ही लैब के दरवाजे खुले, 30 पूरी तरह से हथियारबंद गार्ड सबमशीन गन और रॉकेट लॉन्चर के साथ अंदर घुस आए। उनका नेतृत्व कर रहा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो सुरक्षा बल का असली कमांडर था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। सभी यूनिट्स ध्यान दें, बिना रुके फायर खोलें, किसी भी कीमत पर लक्ष्य को मार डालें। एक घने तूफान की तरह गोलियों की बौछार मुझ पर बरसने लगी, जो मेरी भारी बख्तरबंद पर आकर टकरा रही थी। चिंगारियां उड़ने लगीं, लेकिन विकास के बाद मेरी रक्षा कई गुना बढ़ गई थी। साधारण गोलियां मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती थीं। मैंने सबसे नजदीकी गार्ड्स के समूह को निशाना बनाया और डेवास्टेटिंग चार्ज सक्रिय कर दिया। मैं एक बेकाबू टैंक बन गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और हर किसी को रौंदता चला गया। कई गार्ड दीवारों से टकराकर दूर जा गिरे और जैसे ही वे कंक्रीट से टकराए, बेहोश हो गए। कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत भारी रॉकेट्स के इस्तेमाल का आदेश दे दिया। 2 गार्ड्स ने अपने लॉन्चर उठाए और 2 रॉकेट सीधे मेरी छाती की ओर दाग दी। रॉकेट्स गरजते हुए मेरी ओर बढ़े। उनके पीछे आग की लपटें थीं, लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। 2 जबरदस्त धमाके हुए और लपटों ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। यह देखकर सू की आंखों में खुशी की एक झलक चमक उठी। लेकिन 1 सेकंड बाद मैं आग से बाहर निकल आया। मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अब मेरी भारी बख्तरबंदी इतनी मजबूत हो गई थी कि वह रॉकेट के सीधे हमले भी झेल सकती थी। कैप्टन पूरी तरह घबरा गया। उसने कभी इतना डरावना राक्षस नहीं देखा था। पीछे हटो, सब लोग अभी पीछे हटो। लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी हेलस्ट्रेमर स्किल सक्रिय कर दी। मैंने पिछले पैरों पर खड़े होकर खुरों को जोर से पटका और धमाका हुआ। पूरी लैब हिल उठी और फर्श पर दरारें मकड़ी के जाले जैसी फैल गईं। मेरे खुरों से एक बड़ी शॉक वेव निकली।
एक दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और अपने सींगों से एक गार्ड को हवा में उछाल दिया। मैंने अपने भारी खुरों से एक और गार्ड को कुचल दिया। मैंने तीसरे को अपनी हड्डियों की नोकों से भेद डाला। मिनटों में मैंने आधे से अधिक दस्ता गिरा दिया। बचे हुए लोग टूट गए, हथियार फेंक जान बचाकर भागने लगे। कप्तान ने अपने आदमियों को छोड़ दिया और बेतहाशा बाहर की ओर भागने लगा। मैं उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे को घेर लिया। कप्तान ने मेरी ओर देखा और जैसे ही मैंने उसे अपने सींगों से भेदा, उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे दीवार से दे मारा और वह तुरंत बेहोश हो गया। अब केवल डॉ, सू और कुछ शोधकर्ता ही बचे थे जो फर्श पर कांप रहे थे। मैं डॉसू की ओर बढ़ा। मेरी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा जल रही थी। इस औरत ने मुझे चीर फाड़ने की योजना बनाई थी। उसने लगभग मेरी जान ले ली थी। डॉ सू मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कृपया मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, वह गिड़गिड़ाई। मैंने कुछ लंबी सेकंडों तक उसकी ओर देखा। आखिरकार मैं मुड़ा और लैब के अंदर और गहराई में चला गया। उसे अभी मार देना बहुत आसान होता। उसके जीवन भर के काम को बिखरते देखना ही असली सजा है। मैंने तबाही मचानी शुरू कर दी। नजर आने वाले हर हाईटेक उपकरण को तोड़ डाला। मैंने उन कीमती प्रयोगात्मक नमूनों को अपने खुरों से कुचलकर लहूलुहान कर दिया। तभी मैंने उसे देखा। कोने में एक विशाल कांच का बाड़ा था जिसमें तरह तरह के उत्परिवर्तित जीव भरे हुए थे। उत्परिवर्तित सांप, चूहे और यहाँ तक कि एक काला भालू भी मुझे डर और लालसा के मिले जुले भाव से घूर रहे थे। मैं वहां गया और एक ही लात में कांच तोड़ डाला। वे तुरंत बाहर निकल आए, आजादी की बेताब कोशिश में इधर उधर भागने और रेंगने लगे, लेकिन उत्परिवर्तित काला भालू नहीं भागा। इसके बजाय उसने सिर झुकाकर समर्पण कर दिया। भालू जमीन पर चित लेट गया। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने उसे गौर से देखा। यह जानवर विशाल था। वजन करीब आधा टन था और शरीर मजबूत मांसपेशियों से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे लैब ने इसमें ढेर सारे प्रयोगात्मक सीरम भर दिए हों। मैंने हल्की सी गुर्राहट निकाली और काला भालू तुरंत मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने लैब के पिछले हिस्से की ओर देखा, सोचने लगा कि उन कमरों में और क्या छुपा हो सकता है। भालू को साथ लेकर मैं तबाही मचाता हुआ एक के बाद एक दरवाजे तोड़ता चला गया। आखिरकार मैं सुविधा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। पहले दरवाजे पर कोर एनर्जी वॉल्ट लिखा हुआ था। मैंने दरवाजे को लात मारकर खोला और अंदर का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। कमरा विशाल संवर्धन टैंकों से भरा हुआ था, जिनमें से हर एक में अलग अलग रंगों के चमकते हुए ऊर्जा क्रिस्टल थे। इन क्रिस्टलों में वह शक्ति थी जो अब तक मैंने जितने भी सीरम लिए थे उनसे कहीं अधिक थी। उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा स्रोत का पता चला है। सिफारिश: वर्तमान रूप की सीमाओं को तोड़ने और उच्च स्तर पर विकसित होने के लिए तुरंत सेवन करें। मैंने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं आगे बढ़ा और अपने सींगों से पहला टैंक तोड़ डाला। एक नीला क्रिस्टल बाहर लुढ़क आया और मैंने उसे पूरा निगल लिया। वह तुरंत पिघल गया और मेरे भीतर शक्ति की एक भयानक लहर दौड़ गई। उच्च शुद्धता वाला क्रिस्टल सेवन किया गया। प्लस 2000 ऊर्जा अंक, प्लस 80 ताकत, प्लस 100 सहन शक्ति, प्लस 60 फुर्ती। मेरे शरीर की हर कोशिका खुशी से चिल्ला रही थी। मैंने नजर में आने वाले हर टैंक को तोड़ना शुरू कर दिया। लाल, हरा, बैंगनी, सुनहरा। सिस्टम की सूचनाएं पागलों की तरह बजने लगीं। वर्तमान वजन 3500 पाउंड। आंकड़े: ताकत 580, सहन शक्ति 550, फुर्ती 320। ऊर्जा अधिभार का पता चला है। द्वितीयक विकास शुरू किया जा रहा है। मेरी भारी बख्तरबंदी में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से एक नई परत उगने लगी। मेरी हड्डियां और घनी हो गईं, मेरी खाल और कठोर हो गई और मेरी रीढ़ के साथ लगी हड्डी की नोकें लंबी होने लगीं। वे 3 फीट लंबी हो गईं। हर एक गहरे लाल प्रकाश में चमक रही थी। मेरे सींग और भी अधिक बढ़ गए, 5 फीट तक फैल गए और एक आदमी की जांघ जितने मोटे हो गए। अचानक लैब के अलार्म तेजी से बजने लगे और डॉसू की हिस्ट्रिकल आवाज इंटरकॉम पर गूंज उठी। वह आत्मविनाश अनुक्रम शुरू कर रहा था। अगर वह मुझे नहीं रख सकता था तो वह मुझे अपने साथ ले डूबेगा। सुविधा हिलने लगी, लाल बत्तियां चमकने लगीं और पूरी तरह से विनाश के लिए 10 मिनट की उलटी गिनती शुरू हो गई। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकराने लगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना था। मैं घूमकर बाहर की ओर दौड़ा और काला भालू मेरे ठीक पीछे था। मैं लैब के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां कैप्टन एट और उनकी बची हुई सुरक्षा टीम रास्ता रोके खड़ी थी। वे भारी मशीनगनों और फ्लेम थ्रोअर्स से लैस थे। कैप्टन एट का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में एक हताश, आत्मघाती दृढ़ता झलक रही थी। डॉ सू ने आदेश दिया। उन्हें किसी भी कीमत पर मुझे रोकना था, चाहे इसका मतलब विस्फोट में मरना ही क्यों ना हो। उन्होंने इशारा किया और उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, जैसे सीसा की मूसलाधार बारिश हो रही हो। फ्लेम थ्रोअर्स गरज उठे और मेरी ओर जलती हुई गर्मी के स्तंभ फेंकने लगे। मैंने एक आदिम दहाड़ लगाई, अपना डरावना हुंकार सक्रिय किया ताकि उनकी पंक्तियां टूट जाएं, लेकिन इस बार वे तैयार थे। विशेष ईयर प्लग्स ने मेरी दहाड़ को लगभग बेअसर कर दिया। मुझे आग के बीच से दौड़ना पड़ा और गोलियों के प्रभाव ने मेरी बख्तरबंदी के बावजूद मेरी गति को धीमा कर दिया। लपटें मेरी खाल को छू रही थीं और भले ही यह जानलेवा नहीं था, जलन की पीड़ा असहनीय थी।
मैंने अपनी विनाशकारी टक्कर चालू की, खुद को एक भारी टैंक में बदल लिया और भीड़ में जा भिड़ा। सुरक्षा गार्ड हवा में उछल गए, उनके शरीर दीवारों से टकराकर भयानक आवाज के साथ गिर पड़े, लेकिन कप्तान एट जरा भी नहीं डगमगाए। उसने अपनी बंदूक गिरा दी और एक रिमोट डेटोनेटर निकाल लिया। नरक में जाओ, वो चिल्लाया। 1 दर्जन भारी लोहे के पिंजरे छत से गिर गए, मुझे अंदर फंसा दिया और पिंजरों की सलाखों में से उच्च वोल्टेज करंट दौड़ने लगा। लेकिन इस बार मेरी कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट पहले ही 550 तक पहुंच चुकी थी। बिजली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने एक दहाड़ लगाई और अपनी कच्ची ताकत से धातु को फाड़ डाला। कप्तान एट यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। राक्षस, तुम एक राक्षस हो। मैं झपटकर उसके ठीक सामने जा खड़ा हुआ। एक तेज लात से मैंने रिमोट डेटोनेटर को उसके हाथ से दूर उड़ा दिया। मैंने उसे मारने में समय बर्बाद नहीं किया। मैं मुड़ा और बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। घड़ी में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैंने काले भालू को लैब से बाहर निकाला, गलियारों में पागलों की तरह दौड़ता हुआ। लेकिन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नक्शा तो एक बुरा सपना था। हर मोड़ या तो किसी और रास्ते में बदल जाता था या फिर बंद रास्ते पर ले जाता था। मैं एक के बाद एक दरवाजा तोड़ता गया, जब तक कि आखिरकार मुझे सतह की ओर जाने वाली लिफ्ट नहीं दिख गई। लिफ्ट पहले से ही बंद थी, इसलिए सीढ़ियां ही मेरा एकमात्र विकल्प बची थीं। मैं सीढ़ियों की ओर दौड़ा, चारों हाथ पैरों पर चढ़ता हुआ। पीछे भालू हाँफता हुआ आ रहा था। 3 मिनट बाकी थे। मैंने अपनी रफ्तार की हदें पार कर दी और आखिरकार पहली मंजिल पर पहुंच गया। मुख्य निकास एक विशाल मजबूत मिश्र धातु के गेट से पूरी तरह बंद था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने पूरी ताकत से टक्कर मारी और गेट से जोरदार धमाके के साथ टकरा गया। धातु मुड़ गई, जिससे एक टेढ़ा मेढ़ा छेद बन गया, जो जंगल और आसपास के वन क्षेत्र की ओर खुलता था। 1 मिनट बाकी था। मैं अपनी जान बचाने के लिए दूर तक दौड़ पड़ा। काला भालू मेरे ठीक बगल में दौड़ रहा था। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड। धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ पूरा अनुसंधान संस्थान धमाके में मलबे के ढेर में बदल गया। झटका लहर एक विशाल सुनामी की तरह बाहर की ओर फैल गई। मैं हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर आकर गिरा। काला भालू भी उछलकर एक बड़े पेड़ से टकराया और बेहोश हो गया। वह जगह आग के समुद्र में बदल गई थी। घना धुआं सब कुछ छुपा रहा था। डॉ, शू, कैप्टन एट और वे सभी सुरक्षा गार्ड शायद धमाके में दब गए थे। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरा पूरा शरीर घावों से भरा था, लेकिन मेरी आंखों में उत्साह की चमक थी। मैं बच गया था और अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचना की घंटी बजी। संस्थान से सफलतापूर्वक भाग निकले। उपलब्धि अनलॉक हुई। जेडी सर्वाइवल। वर्तमान वजन 3500 पाउंड, ताकत 580, सहन शक्ति 550, फुर्ती 320। एबिसल मैजिक बुल की चरम अवस्था प्राप्त हुई। सुझाव, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए और भी मजबूत विरोधियों को खोजें। मैंने दूर फैली पहाड़ी श्रृंखला की ओर देखा। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमक उठी। अब इंसानी हथियार मुझे रोक नहीं सकते। अब वक्त आ गया है यह देखने का कि जंगल के भीतर क्या छुपा है। मैं बेहोश भालू को लेकर लंगड़ाते हुए घने जंगल में घुस गया। मेरे घावों से खून बह रहा था, जबकि सिस्टम मेरी रिकवरी को तेज कर रहा था। करीब आधा घंटा चलने के बाद काला भालू आखिरकार हिलने डुलने लगा। उसने कृतज्ञता से भरी आंखों से मेरी ओर देखा। साफ था कि वह जानता था कि मैंने ही उसकी जान बचाई है। मैंने हल्की सी दहाड़ लगाई, उसे इशारा किया कि वह मेरे पीछे चले और आगे बढ़ता रहा। फिर सिस्टम की सूचना दोबारा गूंज उठी। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। 3 किलोमीटर आगे उच्च ऊर्जा जैविक समूह का पता चला है। सुझाव है कि होस्ट तुरंत शिकार के लिए आगे बढ़े। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हर कदम के साथ खून की गंध और गाढ़ी होती जा रही थी। आखिरकार मैं एक खुली जगह पर पहुंचा और मेरे सामने का दृश्य हैरान कर देने वाला था। जमीन पर हर तरफ लाशें बिखरी थीं। हिरण, जंगली सूअर, भेड़िए और यहाँ तक कि कुछ भालू भी। कत्लेआम के बीचों बीच 7 या 8 विशाल उत्परिवर्तित जानवर खड़े थे। उनका नेता एक विशालकाय उत्परिवर्तित बाघ था, जिसकी मांसपेशियां गठीली और आंखें हरी चमक रही थीं। 2 तेंदुए उसके साथ थे, एक जंगली सूअर और कई भेड़िए भी शामिल थे। ये जानवर एक संगठित गिरोह थे जो इसी इलाके में शिकार करते थे। उत्परिवर्तित बाघ ने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता की झलक आई। उसने एक धीमी गुर्राहट निकाली और बाकी जानवर तुरंत मुझे घेरने के लिए फैल गए। मैंने अपनी पूंछ झटक दी। उनकी संख्या से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वे दूसरों के लिए खतरनाक हो सकते थे, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ शिकार थे। बाघ ने सबसे पहले झपट्टा मारा, बिजली की तरह मेरी गर्दन की ओर लपका। मैं एक तरफ हट गया और अपनी पूरी ताकत से अपने सींग उसके पेट की ओर घुमा दी। जानवर ने हवा में ही अपने शरीर को मोड़ लिया और मुश्किल से घातक वार से बच गया, लेकिन मेरे सींगों ने फिर भी उसकी बगल में गहरी चोट कर दी और वह तुरंत शुद्ध घबराहट के साथ पीछे हट गया। दोनों तेंदुओं ने इस मौके का फायदा उठाया और मेरी बगल से झपट पड़े। उनके पंजे मेरी आंखों की ओर निशाना साधे हुए थे। मैंने अपना शरीर घुमा दिया और अपनी रीढ़ पर उभरे नुकीले हड्डी के कांटों से उनका सामना किया। मैंने उसके सिर पर जोरदार लात मारी। हड्डी टूटने की आवाज गूंजी और सूअर तुरंत ढेर हो गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में मैंने 2 उत्परिवर्तित जीवों को पहले ही गिरा दिया था।
बाकी बचे उत्परिवर्तित भेड़िए यह सब देख रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उत्परिवर्तित बाघ की आंखों में शुद्ध क्रोध की एक चमक भड़क उठी। उसने 2 लंबी दहाड़ें लगाईं। जैसे ही उसका शरीर फूलने लगा, यह जानवर वास्तव में पागल होना जानता था। बाघ और भी बड़ा हो गया। उसकी ताकत और रफ्तार एक नए स्तर पर पहुंच गई। वह फिर से मुझ पर झपटा, इतनी तेजी से कि मेरी आंखों के लिए वह लगभग धुंधला सा दिख रहा था। उसके नुकीले पंजों ने मेरी कवच में 3 गहरे निशान छोड़ दिए जो लगभग मेरी त्वचा तक पहुंच गए थे। मैं दर्द से पीछे हट गया। मेरी नजर गंभीर हो गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इस जानवर के पास सच में ताकत है। बाघ ने अपना फायदा उठाया। उसके पंजे और दांत मुझ पर लगातार तूफान की तरह बरसने लगे। मैं इसे और लंबा नहीं खींच सकता था। मुझे यह लड़ाई तुरंत खत्म करनी थी। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं जब मेरी ताकत अपनी मूल सीमा से 800 गुना बढ़ गई। मैंने एक गगनभेदी गर्जना की और अपना विनाशकारी हमला शुरू किया। बाघ की प्रतिक्रिया से भी तेज गति से आगे बढ़ा। मैं एक जोरदार धमाके के साथ उस जानवर से टकराया जिससे वह उड़ता हुआ गया और एक विशाल पेड़ के तने को तोड़ दिया। म्यूटेटेड बाघ ने एक तीखी, दर्द भरी चीख निकाली और बेतहाशा उठने की कोशिश करने लगा। वह मेरे सींगों को हिला नहीं सका, इसलिए मैंने उसे जोर से झटका दिया और फिर से जमीन पर पटक दिया। बाघ का शरीर कुछ बार फड़का, फिर पूरी तरह शांत हो गया। बाकी बचे म्यूटेटेड भेड़ियों ने अपने नेता को जमीन पर मरा हुआ देखा। वे डर के मारे भागने लगे, लेकिन मैं उन्हें भागने देने वाला नहीं था। मैंने अपनी अत्यधिक गति सक्रिय की और उनका पीछा किया। मैं पल भर में ही उनके पास पहुंच गया और कुछ ही सांसों में हर एक भेड़िया मारा जा चुका था। मैं लाशों के ढेर के बीच खड़ा था, हाँफ रहा था और खून से लथपथ था, जबकि काला भालू मुझे सतर्कता से देख रहा था। मैंने म्यूटेटेड जानवरों के शवों को खाना शुरू कर दिया। गर्म मांस मेरी गर्दन से नीचे फिसलता चला गया। वही जानी पहचानी जलन फिर से मेरे शरीर में दौड़ गई। सिस्टम ने घंटी बजाई। भक्षण पूर्ण। वजन 4200 पाउंड। शक्ति 650। सहन शक्ति 600। फुर्ती 380। चेतावनी, होस्ट ने एबिस मैजिक बुल की सीमा तक पहुंच प्राप्त कर ली है। आगे का विकास असंभव है। सुझाव, अपनी नस्लीय बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक लीजेंडरी टियर प्राणी का भक्षण करें। लीजेंडरी टियर? वे किस तरह के राक्षस होते हैं? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक छवि मेरे दिमाग में झलक गई। वह एक और भी गहरा जंगल था जिसमें प्राचीन ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना दमघोंटू कोहरा फैला हुआ था। उस धुंध के भीतर मैं विशाल आकृतियां देख सकता था जो डरावना दबाव फैला रही थीं। मैं उस दृश्य को घूरता रहा। मेरी आंखों में उत्साह की एक चमक झलक उठी। ऐसा लग रहा था कि असली चुनौती अब शुरू ही हुई है। इसी समय दूर से हेलीकॉप्टर के पंखों की गर्जना हवा को चीरती हुई सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो 3 गनशिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ मेरी ओर बढ़ती दिखीं। तो शू बच गए और वे अपने साथ मदद भी लेकर आए थे। हेलीकॉप्टर के लाउडस्पीकर पर उनकी उन्मादी आवाज गूंज उठी। तुम दैत्य, तुमने मेरी लैब तबाह कर दी और मेरे आदमी को मार डाला। आज मैं तुम्हें इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकवाऊंगा। मशीन गनों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। शीशे की बारिश जमीन को चीरती चली गई। मैं एक विशाल पेड़ के पीछे कूद गया। काला भालू भी मेरे साथ आ गया, लेकिन भारी गोलीबारी हमारी ओट को चिथड़े चिथड़े कर रही थी। मैंने दांत भींचे और एक बड़े शिलाखंड की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपने सींग उस चट्टान के नीचे फंसा दिए और अपनी पूरी ताकत से उसे उठाया। मैंने सबसे नजदीकी हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा। मैंने अपनी सारी ताकत उस फेंक में झोंक दी। वो विशाल चट्टान तोप के गोले की तरह हवा में लपकी। पायलट को पलक झपकाने तक का समय नहीं मिला और चट्टान सीधे कॉकपिट में जा टकराई। एक कान फोड़ू धमाका आसमान में गूंज उठा जब गनशिप आग के गोले में बदलकर नीचे गिरने लगी। बाकी 2 हेलीकॉप्टर घबरा गए और मेरी पहुंच से बाहर रहने के लिए तेजी से ऊपर उठ गए। सू की आवाज फिर से लाउडस्पीकर पर गूंज उठी। उसकी आवाज में शुद्ध डर और अंधे क्रोध का मिश्रण कांप रहा था। वह अपने पायलटों पर चिल्लाया कि वे मुझे मिसाइलों से टुकड़े टुकड़े कर दें। उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही दोनों हेलीकॉप्टरों ने फायरिंग शुरू कर दी। 4 मिसाइलें एक साथ मेरी ओर दौड़ पड़ी। उनके एग्जॉस्ट ट्रेल्स हवा को चीरते हुए मेरी सटीक स्थिति पर लॉक हो गए। मैंने तुरंत अपनी तेज गति सक्रिय की और एक ओर झपट पड़ा। 4 जबरदस्त धमाकों ने एक साथ जमीन को हिला दिया। आग की एक दीवार ने उस जगह को निगल लिया जहां मैं खड़ा था और दर्जनों मीटर तक सब कुछ समतल कर दिया। मैं एक और नुकीली चट्टान के पीछे झुक गया, धूल से ढका हुआ लेकिन चमत्कारिक रूप से सुरक्षित था। लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। एक और 4 मिसाइलें पहले ही आ रही थीं। मैंने अपना होंठ काट लिया। मैं बस यूं ही बचता नहीं रह सकता था, मुझे उन्हें गिराना ही था। मैंने अपने बगल में खड़े काले भालू की ओर देखा। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। मैंने धीरे से घुर्राकर भालू को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। बिना कुछ समझे उसने तुरंत मेरी बात मान ली। मैं भालू को बाहर खींचकर नजदीकी ऊंचे पेड़ की ओर दौड़ा। हेलीकॉप्टर की मशीन अग्नि बरसने लगी। मेरी खाल से टकराकर गोलियां चिंगारियां छोड़ने लगीं। मैं घेराबंदी इंजन की तरह तने से टकराया जिससे जमीन और जड़ें हिल उठीं।
मैंने अपने सींगों को लकड़ी में गहराई तक घुसा दिया ताकि सहारा मिल सके। एक जबरदस्त जोर के साथ जड़ें टूट गईं और पूरा पेड़ झुकने लगा। मैंने गिरते हुए इस विशालकाय पेड़ को सीधे एक हेलीकॉप्टर की ओर निशाना लगाया। पायलट ने खतरा भांप लिया और बेतहाशा बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। वो विशाल पेड़ गनशिप पर गिर पड़ा, रोटर टूट गए और हेलीकॉप्टर घूमता हुआ गिरने लगा। वह जमीन से टकराया और आग के एक स्तंभ में बदल गया। डॉ सू अब साफ तौर पर डर चुके थे। उनकी आवाज फिर से स्पीकरों में गूंज उठी। वह लगभग रो ही पड़े थे। पीछे हटो, वहां से निकल जाओ, इस जानवर को मारा नहीं जा सकता। आखिरी बचा हुआ हेलीकॉप्टर मुड़ गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैं उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं भालू को साथ लेकर एक और पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। मैंने वही प्रक्रिया दोहराई, अपना पूरा वजन तने पर डाल दिया। पेड़ गिर गया, लेकिन इस बार पायलट ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और मुश्किल से टकराने से बच गया। जैसे ही मेरा दिल बैठने लगा, काला भालू अचानक मेरी पीठ से कूद गया। उसने हवा में एक मोटी शाखा पकड़ ली और उसकी गति का इस्तेमाल आगे झूलने के लिए किया। मेरी हैरानी की बात थी कि वह सच में हेलीकॉप्टर पर कूदने में कामयाब हो गया। काले भालू का वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। हेलीकॉप्टर तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और जोर जोर से डगमगाने लगा। पायलट ने बेतहाशा कोशिश की कि विमान को स्थिर रख सके, लेकिन भालू पहले ही केबिन के बाहर रेंग चुका था और अपने पंजों से कांच तोड़ रहा था। कॉकपिट की खिड़की लाखों टुकड़ों में बिखर गई। भालू ने पायलट के चेहरे पर झपट्टा मारा, जिससे वह चीख पड़ा और कंट्रोल छोड़ दिए। गनशिप जमीन से टकरा गई और एक विशाल आग के गोले में फट गई। भालू टकराने से ठीक पहले कूद गया। वह घायल तो दिख रहा था, लेकिन अब भी खड़ा था। मैं उसके पास गया और उसकी चतुराई के इनाम स्वरूप अपनी थूथन से उसे हल्के से धक्का दिया। डिंग! सशस्त्र हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए। 500 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। मानव बलों को खदेड़ दिया गया। उपलब्धि अनलॉक हुई। मैंने तीनों हेलीकॉप्टरों के जलते मलबे को घूरा। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक छिलमिलाई। मानव हथियार शक्तिशाली हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। उसी समय दूर से एक और इंजन की गर्जना गूंज उठी। एक विशाल बख्तरबंद वाहन हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी भारी ऑटो कैनन मेरी छाती की ओर तनी हुई थी। हैच खुला और कप्तान बैलियन बाहर निकले, पिछली धमाके से पट्टियों में लिपटे हुए। उसने मुझे शुद्ध, बिना मिलावट वाली नफरत से घूरा और थूकते हुए बोला, तू जानवर है, तूने मेरे भाइयों को मार डाला और आज मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। उसने एक रिमोट कंट्रोल दबाया और बख्तरबंद वाहन की ऑटो कैनन गरज उठी। गोले ओलों की तरह बरसने लगे, हर एक में विनाशकारी शक्ति भरी थी। मैं बेतहाशा बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलों का धमाका क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। एक गोला ठीक मेरे बगल में फटा और जबरदस्त झटका मुझे हवा में उड़ा ले गया। मैं जोर से जमीन पर आकर गिरा। मेरी प्राकृतिक कवच पर कई गहरी दरारें फैल गईं। इस बख्तरबंद वाहन की मारक क्षमता हेलीकॉप्टरों से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं संघर्ष करते हुए उठ खड़ा हुआ। गिरा रहना मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरी आंखों में एक निर्मम चमक कौंध गई। अगर मैं बच नहीं सकता तो सीधे आमना सामना करूंगा। मैंने रक्त पिपासु उन्माद सक्रिय किया। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और मेरी ताकत 900 तक बढ़ गई। एक गगनभेदी गर्जना के साथ मैंने विनाशकारी प्रहार शुरू किया और सीधे बख्तरबंद वाहन की ओर दौड़ पड़ा। कैप्टन बैलियन का चेहरा मुझे अपनी ओर दौड़ते देख पीला पड़ गया। उसने तुरंत चीखते हुए गोलाबारी की दर बढ़ाने का आदेश दिया। तोपें पागलों की तरह दागने लगीं। गोले मुझ पर मूसलधार बारिश की तरह बरसने लगे। मैं गोलियों की बौछार को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरी बख्तरबंद पर दरारें और फैलती गईं। ताजा खून मेरी शल्कों के बीच से रिसने लगा, लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। इसके बजाय मैंने खुद को और तेज दौड़ने के लिए झोंक दिया। 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर। कैप्टन बैलियन आखिरकार घबरा गया और हैच के अंदर वापस घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं भयानक ताकत के साथ बख्तरबंद वाहन से टकराया, जिससे वह विशाल मशीन पूरी तरह पलट गई। बख्तरबंद वाहन हवा में पलटता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसका ढांचा मरोड़कर बुरी तरह बिगड़ गया। कैप्टन बैलियन दूर जा गिरा, जमीन पर अपने ही खून में लथपथ। मैं उसके पास गया और नीचे झुककर देखा। मेरी परछाई उसके टूटे हुए शरीर पर छा गई। वह मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में केवल डर और निराशा डूबी हुई थी। तुम एक राक्षस हो, वह हांफते हुए बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपना अगला खुर उठाया और उसे जोर से मलबे पर पटक दिया। धातु चीखने और कराहने लगी जब मैंने वाहन को कुचलकर कबाड़ बना दिया, जिससे अंदर का गोला बारूद फट गया। एक जबरदस्त विस्फोट हवा में गूंज उठा, जिससे बख्तरबंद ट्रांसपोर्ट आग के गोले में बदल गया। उस धमाके की लहर ने कैप्टन बैलियन को फिर से उड़ा दिया और उसका अंजाम अनजान रह गया। मैं खंडहरों के बीच खड़ा था, हांफता हुआ। मेरा शरीर ताजे घावों से ढका हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में जीत का जोश जल रहा था। अब पारंपरिक भारी हथियार भी मुझे रोक नहीं सकते थे। सिस्टम की सूचना मेरे दिमाग में गूंज उठी। भारी बख्तरबंद वाहन नष्ट किया गया। 800 उच्च ऊर्जा अंक प्रदान किए गए। वर्तमान वजन 4500 पाउंड, शक्ति 700, सहन शक्ति 650, फुर्ती 400। होस्ट इस क्षेत्र का सर्वोच्च शिकारी बन गया है। सुझाव और गहराई में जंगल की ओर बढ़ें।
मैंने दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर देखा, जहां धुंध घूम रही थी और एक डरावना दबाव बना हुआ था। अब समय आ गया था ये देखने का कि वहां और क्या है। मैंने काले भालू को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाकर जंगल के केंद्र की ओर कूच किया। सिस्टम की मदद से मेरी चोटें भरने लगीं और मेरी कवच की दरारें भी धीरे धीरे जुड़ने लगीं। पशु फार्म खंडहर में बदल चुका था। वहां घास फूस उगाई थी और सड़न ने सब कुछ घेर लिया था। पूरा स्थान सुनसान पड़ा था। मैं उसी बाड़े के पास गया जहां मुझे कभी बंद किया गया था। घास अब भी वहां थी, लेकिन वह बहुत पहले ही सड़ चुकी थी। उसी समय एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैंने दूर से एक छोटी लड़की की आवाज सुनी, पापा देखो, वहां एक बहुत बड़ी गाय है। मैंने मुड़कर देखा तो फार्म के प्रवेश द्वार पर हट्टा कट्टा आदमी डुओं डुओं का हाथ पकड़े खड़ा था। वह आदमी ठिठक गया और मुझे देख पीला पड़ गया, पर डुओं डुओं नहीं डरी। वह उत्साह से मेरी ओर चिल्लाते हुए दौड़ी, बड़ी गाय, तुम लिटिल ब्लैक से बड़ी हो। वह आदमी भूत देखने जैसा लगा और डुओं डुओं को पीछे खींचते हुए चिल्लाया, डुओं डुओं दूर रहो, वह साधारण गाय नहीं है। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने देखा कि मैं सीधे उसकी ओर देख रहा हूं। मैं धीरे धीरे और जानबूझकर उनकी ओर बढ़ने लगा। उस आदमी के पैर जवाब दे गए और वह गिर पड़ा, डुओं डुओं को अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए। कृपया, वह गिड़गिड़ाया, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में केवल डर ही डर था। मैं उनके सामने रुक गया और अपना सिर झुकाकर डुओं डुओं को देखने लगा। वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। उसमें कोई डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। गाय, क्या तुम छोटी काली हो? तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? उसने अपना नन्हा हाथ बढ़ाया, मेरी नाक छूने की कोशिश की। आदमी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, डरते हुए कि मैं अभी हमला कर दूंगा। मैंने डुओं डुओं को देखा। याद आया कैसे उसने मुझे न मारने की मिन्नतें की थीं। वही एक थी जिसने मुझ पर दया दिखाई। मैं झुककर उसके नन्हे हाथ को सूंघने लगा। फिर मैं मुड़कर चल दिया। वह आदमी स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं था कि मैं उसे जीवित छोड़ रहा हूं। छोटी काली, क्या सच में तुम ही हो? मेरे पीछे से उसकी आवाज कांपती हुई आई जब उसने पूछा। बिना पीछे मुड़े मैं काले भालू को और दूर ले गया। अब मैं वह बेबस पालतू नहीं रहा। फार्म से दूर निकलते ही मेरी चाल तेज हो गई और सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, 10 किलोमीटर आगे शक्तिशाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव पाया गया है। पौराणिक जीव की पहचान हुई है। मेरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं तुरंत उसी दिशा में दौड़ने लगा। जितना आगे बढ़ता गया, हवा उतनी ही भारी और दबाव से भरी होती गई। मेरे पीछे चल रहा काला भालू बुरी तरह कांपने लगा। उसे साफ साफ आगे छुपे हुए घातक खतरे का आभास हो गया था। मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और अकेले ही यात्रा जारी रखी। आखिरकार मैं एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गया। यहाँ एक भी घास का तिनका नहीं उगा था। जमीन जली हुई काली थी और हवा में गंध थी गंधक की। बीच में एक राक्षस पड़ा था, एक 30 मीटर लंबा अजगर जो पानी के ड्रम जितना मोटा था और पूरी तरह काले तराजुओं से ढका हुआ था। मैं उस विशाल अजगर को घूर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस जानवर से निकलने वाला दबाव अब तक महसूस किए गए किसी भी दबाव से कहीं ज्यादा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसके बजाय मेरी आंखों में उत्साह की एक चमक आ गई। केवल इसे निगलकर ही मैं अपनी सीमाएं तोड़ सकता था और अगले स्तर तक विकसित हो सकता था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पास गया, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जिनमें ठंडी खूनी मंशा से भरी लाल रोशनी थी। उसने मुझे घूरा, एक धीमी गहरी फुफकार निकाली और अगले ही पल मुझ पर झपट पड़ा। सांप ने अपना सिर पीछे किया और अपना विशाल जबड़ा खोलकर मुझे फाड़ने के लिए झपटा। मैंने तुरंत बचाव किया। उसके दांत जमीन में धंस गए और वहां 2 गहरे गड्ढे बन गए। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और अपने सींग उसकी देह की ओर घुसा दी, लेकिन मेरे सींग उन काले पाथर जैसे शल्कों पर बस एक हल्की सी खरोंच ही छोड़ सके। इस जानवर की रक्षा तो मेरी अपनी कवच से भी ज्यादा मजबूत थी। अचानक उसकी पूंछ एक विशाल लोहे की गदा की तरह घूमी और भयानक धमाके के साथ मेरी बगल में आकर लगी। उसके प्रहार से मैं हवा में पीछे की ओर उछल गया। मैं जमीन पर जा गिरा। मेरी कवच पर दरारें फैल गईं और तभी मुझे उसकी ताकत का असली डरावना एहसास हुआ। मैं मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और ब्लड थर्स्टी बर्सर्क सक्रिय कर दिया। मेरी नजर गहरे प्रतिशोधी लाल रंग में बदल गई। मेरी शक्ति उफान पर थी, जो चौंका देने वाले 1000 अंकों तक पहुंच गई। मैंने एक गगनभेदी गर्जना की और अजगर पर फिर से झपटा, पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर होकर। मैंने अपनी विनाशकारी क्रैश कौशल का इस्तेमाल किया। मैं गिरते हुए पहाड़ की ताकत के साथ अजगर के विशाल शरीर से टकराया। आखिरकार वे अभेद्य शल्क टूटने लगे। उसने तुरंत पलटवार किया, अपने जबड़े से काले झर की धार थूक दी। जहर जमीन पर गिरते ही तुरंत गहरे गड्ढे बनाते हुए उसे जला गया। मैंने बेतहाशा बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ बूंदें फिर भी मेरी बख्तरबंद पर पड़ीं और घिनौनी सी आवाज के साथ सुलग उठी। जैसे ही बख्तरबंद घुलने लगी, एक तेज चुभन मेरी त्वचा में समा गई। ये जहर वाकई डरावना था। विशाल अजगर ने मौका ताड़कर अपना भारी भरकम शरीर मुझ पर लपेट लिया।
उसकी जबरदस्त ताकत कसने लगी, मेरी हड्डियां चरमराने लगीं और सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं इसे और नहीं सह सकता था, वरना कुचला जाता। इसलिए मैंने पूरी ताकत से छटपटाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पीठ के कांटे उसके शरीर में घुसा दिए, उसकी चमड़ी फाड़ते हुए। दर्द से कराहते अजगर ने पकड़ ढीली कर दी और मैं वहीं खड़ा हांफने लगा। मेरा शरीर जख्मी था और बख्तरबंद दरारों और जंग से खराब हो चुका था, पर मैं पीछे नहीं हटा। पर मेरा कातिलाना गुस्सा और बढ़ गया। मैंने नर्क की रौंदने वाली शक्ति जगाई और खुरों को जमीन पर जोर से पटक कर धमाका किया। जमीन जोर से कांपी और अजगर लड़खड़ा गया। मैं दौड़ पड़ा, अपने सींग उसके नाजुक अंगों में गहरे तक घुसा दिए और वह दर्द से चीख उठी। वह बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी पूंछ इधर उधर लहराई और पूरी ताकत से मुझ पर आकर लगी। मैं हवा में उछल गया। मेरा शरीर एक विशाल चट्टान से जोर से टकराया। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, चट्टान चकनाचूर हो गई। मेरी हड्डियां मानो टूटने लगीं, लेकिन मैंने खुद को जबरदस्ती फिर से खड़ा किया। हम दोनों खुले मैदान में एक दूसरे पर टूट पड़े। हर टक्कर से जमीन की नींव तक हिल उठी। मैंने अजगर के नाजुक हिस्से को भेद दिया था और भले ही उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी, उसके पलटवार अब भी उतने ही भयानक थे। उसने फिर से जहर की एक धार थूकी, जिससे मुझे जान बचाने के लिए बेतहाशा बचना पड़ा। जहर की एक बूंद मेरी पिछली टांग पर गिर गई, जिससे मेरी बख्तरबंदी में एक बड़ा छेद पिघल गया। दर्द पूरे शरीर में फैला और पैर लड़खड़ा गए। मैंने दांत भींचे और सींग उसकी आंखों की ओर ताने। वह दर्द से चीखी। उसने सिर झटका, सींग पलक को छू कर निकले और वह अंधी होने से बची। वह मुंह खोलकर झपटी और बिना समय गंवाए मैंने पीठ के कांटों से उसका सामना किया। कांटे उसके मुंह में धंस गए और वह दर्द से पीछे हट गई। मौका पाकर मैंने विनाशकारी टक्कर दी और पूरी ताकत से अपना सिर उसकी खोपड़ी पर दे मारा। एक भयानक छटकने की आवाज गूंजी जब उसके सिर की हड्डी टक्कर से टूट गई। उसका विशाल शरीर जोर जोर से फड़कने और मरोड़ने लगा। बिना सांस लेने का मौका दिए मैं उस पर झपटा और सींग गर्दन में गहरे घुसेड़ दिए, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। एबिस पाइथन ने मरते मरते एक आखिरी फुफकार मारी, फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। सिस्टम: पौराणिक जीव एबिस पाइथन मारा गया। 5000 उच्च ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। वजन 5000 पाउंड से अधिक है। शक्ति 800 पाउंड से अधिक है। संविधान 700 से अधिक है। फुर्ती 450 से अधिक है। नस्लीय सीमाएं टूट गई हैं। परम विकास शुरू हो गया है। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए सांस लेने लगा और मेरी नजर धुंधली होने लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन सिस्टम की सूचना ने मुझे लाश की ओर घिसटने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे शरीर के भीतर गहराई से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। मेरे अस्तित्व की हर कोशिका ने विजय में चीख उठी जब मैंने शक्ति को आत्मसात किया। भक्षण जारी है। 10%, 30%, 50%। मेरी पुरानी कवच में दरारें पड़ने लगीं और वह छिलने लगी। मेरी त्वचा के नीचे से नई परतें फूट पड़ीं, जो और भी गहरी, कठोर और धात्विक चमक वाली थीं। मेरी रीढ़ के साथ लगी हड्डी की नोकें 3 फीट से बढ़कर 5 फीट लंबी हो गईं। हर एक पर घातक गहरे सुनहरे प्रकाश की चमक थी। मेरे सींग और भी भयानक हो गए, 7 फीट तक पहुंच गए और किसी आदमी की जांघ जितने मोटे हो गए। ब्लेड का सिरा इतनी भयानक धारदार था, मानो वह स्वर्ग को भी भेद सकता हो। मेरा शरीर तेजी से फैलने लगा। मेरा वजन 5000 से बढ़कर 6000 पाउंड हो गया। मेरी मांसपेशियां चट्टानों की तरह गांठदार हो गईं, जो विस्फोटक क्षमता से भरी थीं। भक्षण पूर्ण हुआ। शक्ति 1000, संविधान 900, एजिलिटी 500। विकास पूर्ण हुआ। वन्य भूमि का अधिपति। मैं एक ऐसी अपार शक्ति का अनुभव करते हुए खड़ा हुआ जो दुनिया को चीर सकती थी। मैंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। वह आवाज बिजली की कड़क की तरह बंजर भूमि में गूंज उठी। चारों दिशाओं में मीलों तक हर जीवित प्राणी ने मेरी प्रभुत्व की घोषणा सुनी। वे दहशत से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। दूर से काला भालू दौड़ता हुआ आया। जब उसने मेरा नया रूप देखा, उसकी आंखों में सिर्फ विस्मय और डर था। वह जमीन पर फैल गया। मेरी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने एक धीमी गुर्राहट निकाली, उसे उठने का इशारा दिया। काला भालू आखिरकार खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह मेरे ठीक पीछे चलने लगा। मैंने अपनी नजरें दूर पहाड़ों की ओर घुमा दी। वह जंगल का दिल था, किंवदंती में सबसे खतरनाक जगह। लेकिन अब मुझे किसी भी चुनौती से डर नहीं था। मैं भालू को जंगल के भीतर गहराई तक ले गया। मेरे गुजरते ही हर जानवर पीछे हट गया। मैंने पूरे वीराने की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। मैं चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, अपने खुरों के नीचे फैली विशाल दुनिया को देख रहा था। दूर का मवेशी फार्म अब नजर नहीं आ रहा था। वह जगह कभी मेरा पिंजरा थी, लेकिन अब यह पूरा जंगल मेरा इलाका था। मैंने फिर से आसमान की ओर दहाड़ लगाई, जिसकी गूंज पूरी घाटी में फैल गई। जंगल की गहराइयों से अनगिनत जानवरों ने जवाब में हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के झुंड भी इसमें शामिल हो गए। भालू, बाघ और विकृत जीव झुंडने लगे। वे पहाद्दाह की ओर झुक गए, नए राजा को नमन करते हुए। मैंने नीचे देखा और जान गया कि अब यह दुनिया मेरी थी।
मेरी आंखों में संतुष्टि की एक झलक चमक उठी। मैं एक आम फार्म के सांड के रूप में पैदा हुआ था, जिसे काटने के लिए पाला गया था। 6 महीने से भी कम समय में मैं जंगल का अधिपति बन गया। मैंने मानवता की बेड़ियों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मानव हथियार मेरी मौजूदगी में खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। आज से ये पूरा वीरान इलाका मेरा है। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। टिंग, मध्यम स्तर का विकास पूरा करने और जंगल का अधिपति बनने पर बधाई। एक नई यात्रा शुरू होती है। मैंने अपनी नजरें दूर क्षितिज की ओर घुमा दी। वहां और भी ऊंचे पहाड़ हैं, और भी गहरे जंगल हैं, और मुझसे भी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। मैंने एक अंतिम गर्जना की जो पूरे जंगल में गूंज उठी। 10,000 जानवरों ने अपने सर्वोच्च पशु सम्राट के लिए दहाड़ लगाई और पहाड़ हिल उठे। न कोई इंसान, न कोई बेड़ियां, न कोई बंधन, सिर्फ अनंत जंगली और शाश्वत विकास। मैंने अपना शरीर घुमाकर उस दूर अज्ञात की ओर रुख किया। दूर धुंध घूम रही थी जो एक और भी विशाल दुनिया की झलक दिखा रही थी। शायद वहां और भी शक्तिशाली प्राणी मेरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही जंगल हूं। मैं वह सिमुलेशन हूं जो हर चीज को निगल जाता है। मेरी यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है। काला भालू मेरे पीछे पीछे चला जब हम जंगल की अज्ञात गहराइयों की ओर बढ़े। मेरे पीछे 10,000 जानवरों की गर्जनाएं अनंत तक गूंजती रहीं, अपने राजा को अंतिम सलामी देती हुई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि और भी शक्तिशाली भविष्य की ओर अपने पहले कदम बढ़ाए।